online lecture series called Pragya. And today we have Dr. Deepak sir from Tilak Ayurved Mahavidyalay. Welcome sir. Short introduction about sir. First thing, sir is my senior from BHU. And sir is MD Anesthesia in BHU with gold medal. And sir is presently working as Associate Professor in Tilak Ayurved Mahavidyalay, Pune, and sir has 10 years of experience in the field of anesthesia. Sir, we are fortunate to have you here on the topic analgesia and anesthesia in obstetrics and gynecological operative procedure. Without wasting time, sir, I request you to start with your deliberation. Please, sure. Sir. Okay, thank you. Today we are going to discuss about the anesthesia practice with specific reference to cesarean section. I will start presentation directly. 15 members are there, no? Yeah, visible? Yes, sir. Yes. The today's topic is obstetric anesthesia with special reference to cesarean section. This topic is specially designed. Every slide is designed for PG student for theory and practical purpose. More about practicals. Okay. Obstetrics is a unique environment for the anesthesiologist because this is a happy event and a risky surgery. There is a unique psychosocial surgery. Patients are usually in pain when we meet them. Most of the patients want to be awake for the birth. Therefore, we require team approach in obstetric anesthesia, which involve obstetrician, anesthetist, nursing staff, patient, and patient's family. Labor begins without warning, and obstetric anesthesia may be required within a minute of full meal. इसका मतलब ये है कि पेशेंट अगर खाना भी खाता है और उसको लेबर पेन शुरू होते हैं, वो तुरंत एडमिट होने जाता है, तो हमें ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थेशिया के लिए तुरंत कॉल मिलता है. इसलिए फुल मील होने के बावजूद भी उसको लेना पड़ता है. ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थेशिया एक इमरजेंसी ब्रांच है. ठीक. Why today's topiक is important to practice, important in practice. अभी आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, या थर्ड ईयर में हो. जब आप प्रैक्टिस में जाओगे, वर्क शुरू करेंगे, सीजर करो, हिस्टेक्टोमी करो, जो भी करो, 1-2 साल के बाद ये स्लाइड शो या ये प्रेजेंटेशन फिर से देखिए, तब आपको और डिटेल समझ में आएगा. क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्लाइड्स और मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इस प्रेजेंटेशन में है जो बुक में अवेलेबल नहीं है. मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने अब तक 2500 या 3000 तक सीजर किए हैं. उसमें जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है, जो बुक में नहीं लिखी हुई है, उनसे कैसे बाहर निकलना है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है रियल फील्ड में, वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो बुक में अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा वो. इसलिए पूरे ध्यान से सुनिए पूरा ये सेशन. ठीक. ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर एनेस्थेशिया इन सिजेरियन सेक्शन. एनेस्थेशिया गोल्ड में जो चीज ब्लू कलर में लिखी हुई है वो एनेस्थेटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो चीज रेड कलर में लिखी हुई है वो ऑब्स्टेट्रिशियन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर भी सारा स्लाइड शो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फोकस लाल चीजें से जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहना चाहिए आपका. ठीक है. द एनेस्थेटिस्ट गोल इज टू ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन नॉर्मल मैटरनल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन गुड यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन एंड गुड ऑक्सीजन डिलीवरी, avoid unwanted drug effect on the fetus, use regional anesthesia whenever possible. जहां पॉसिबल है वहां रीजनल एनेस्थेशिया ही आपकी चॉइस रहनी चाहिए. लेबर इसमें सिजेरियन सेक्शन में अगर किसी कारणवश आपको जनरल एनेस्थेशिया देना पड़ता है तो अवॉइड अवेयरनेस ड्यूरिंग जनरल एनेस्थेशिया. फॉर ऑब्स्टेट्रिशियन देयर आर ओनली 2 goals. Go as fast as you safely can to save the fetus, and other goal to save the mother is hemostasis and only hemostasis. जब आप लोग प्रैक्टिस में जाएंगे तो सीजर इज नथिंग बट hemostasis. ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा. ठीक है. hemostasis बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्स्टेट्रिशियन में, सिजेरियन में. Now come to the physiological and anatomical changes in pregnancy and their impact on anesthesia plan. जैसे जैसे प्रेगनेंसी फर्दर प्रोसीड हो जाती है तो फुल टर्म तक क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसका एनेस्थेशिया प्लान पे क्या असर पड़ता है, पेशेंट की फिजियोलॉजी कैसे चेंज होती है, कुछ उसके डिसएडवांटेज ना हो, कुछ साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए हम लोग क्या प्रिकॉशन लेंगे, वो सब आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ. कम टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. Almost all the changes seen are due to the high level of progesterone, which includes there is an increase in total blood volume by 35%. ठीक.
हार्ट रेट 15 बीट्स पर मिनट से बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट 40% से बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम 30% से बढ़ता है और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ये 15% से कम होता है। ड्यूरिंग फुल टर्म यूटेरस को 500 ml पर मिनट इतना सर्कुलेशन ज्यादा रहता है। हर मिनट पे नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट से 500 ml पर मिनट सर्कुलेशन ज्यादा रहता है। इसलिए अगर 13 मिनट तक बायलैटरल यूटेरन आर्टरी रप्चर हो जाती है या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है यूटेरस से, तो 13 मिनट में मदर कंप्लीटली वैकेंट हो जाती है ब्लड से, ब्लडलेस मदर हो जाएगी। अगर 13 मिनट तक आपका यूटेरस ओपन रहेगा और कंटिन्यू ब्लीडिंग रहेगा तो 500 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लो चला जाएगा, तो 13 मिनट में 6.5 लीटर ब्लड पूरा लॉस हो जाएगा। इसलिए हीमोस्टैसिस हैव प्राइम इंपॉर्टेंस इन सिजेरियन सेक्शन। ठीक, there is a decreased venous return from the leg. I am going to explain about that in next some slides. And mechanical change is that aortic valve compression. Now come to the impact of serious changes. Someone's mic is on. Is it off? माइक किसका तो ऑन है, उसको ऑफ कीजिए, आवाज बीच बीच में आ रहा है। ठीक, am I audible ना? Yes. Patient with pre-existing cardiac disease may decompensate either during labor or immediately post delivery. ये सब जो है वो हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन है। जो भी चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, 40% कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, ये सबको बोलते हैं हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन। जब भी पेशेंट को कोई पहले से बीमारी है, कार्डियक फेलियर है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, तो जो लेबर के टाइम पे या इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी देयर इज सडन राइज इन कार्डियक आउटपुट। यूटेरस का, ग्रेविड यूटेरस का इंफीरियर वेना केवा पे जो प्रेशर रहता है वो तुरंत रिलीज हो जाता है, इसलिए सडन कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और उस समय पेशेंट डिकॉम्पेंसेट हो सकता है। जनरली ऐसे समय पेशेंट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जा सकता है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। इसलिए डिलीवरी के तुरंत बाद या सीजर के टाइम पे बेबी निकालने के तुरंत बाद यू शुड बी वेरी विजिलेंट। ठीक, द इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम कॉजेज फिजियोलॉजिकल हाइपोअल्ब्यूमिनिया। ओवरऑल डायल्यूशनल हाइपोअल्ब्यूमिनिया रहता है, प्रोटीन लेवल कम हो जाती है बहुत। जो भी हम लोग ड्रग देते हैं आईवी, वो प्रोटीन को बाउंड रहते हैं, सर्कुलेशन में जाते हैं तो प्रोटीन को अटैच होकर वो अपने टारगेट साइट पे जाते हैं। लेकिन क्या होता है, डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की वजह से देयर इज इंक्रीज इन फ्री एंड अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग। एग्जांपल लीजिए लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। इन सब वजहों से देयर इज इंक्रीज इन न्यूरल टिश्यू सेंसिटिविटी एंड टॉक्सिसिटी। दिस फैक्टर डिक्रीजेस द थेरेपेटिक डोज एंड आल्सो द टॉक्सिक प्लाज्मा लेवल ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट। इसलिए यूज ऑल द ड्रग इन मिनिमल पॉसिबल डोज इन प्रेगनेंसी। टर्म पेशेंट में जो भी हम लोग एनेस्थेटिक ड्रग यूज करते हैं वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं, क्योंकि देयर इज अ चांसेस ऑफ local anesthetic toxicity with a minimum dose also. Now come to the very important point from obstetrician and anesthetist point of view also, supine hypotension syndrome, also called as aortic valve compression. After 24 weeks, the gravid uterus may compress the inferior vena cava when the patient lies supine, thus reducing venous return and maternal cardiac output. बहुत important concept है, सबको समझना बहुत important है। 24 वीक के बाद ग्रेविड यूटेरस का प्रेशर वेट इतना हो जाता है कि अगर पेशेंट सुपाइन लेता है तो वो इंफीरियर वेना केवा को पूरी तरह से कॉम्प्रेस कर सकता है। इसलिए जो बायलैटरल लोअर लिम्ब से फिनस फ्लो हार्ट की तरफ, राइट साइड का ऑफ द हार्ट जाना चाहिए, उतना जाता नहीं। इसलिए मैटरनल कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, क्योंकि इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट नहीं होगा उतना। इसमें दो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म वर्क करते हैं। जैसे कि कार्डियक आउटपुट कम होने लगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करती है, सिंपैथेटिक टोन बढ़ाती है। इट लीड्स टू विनस एंड आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन, पेरिफेरल विनस एंड आर्टेरियल कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू होता है। तो इसमें यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन भी कम हो जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ता है। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ता है और हार्ट रेट भी बढ़ता है। यही मेन पैथोफिजियोलॉजी है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के, पीआईएच की। इसलिए हम लोग बताते हैं कि 24 वीक्स के बाद पेशेंट को एक लैटरल पोजीशन में सोना है, लेफ्ट लैटरल या राइट लैटरल, कौन सी भी चलेगी, लेकिन सुपाइन नहीं सोना है। जितनी ज्यादा देर वो सुपाइन सोएगी उतनी बार वो हाइपोटेंशन होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगी और कंटिन्यू सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से उसका बीपी धीरे 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 बढ़ता जाएगा और वो पीआईएच में चली जाती है। दूसरा कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म वर्क करता है कि कोलैटरल्स डेवलप हो जाते हैं और कोलैटरल सर्कुलेशन अलाउज ब्लड फ्रॉम द लोअर लिम्ब टू थ्रू वर्टेब्रल वेनस प्लेक्सस एंड रीच द राइट साइड ऑफ द हार्ट वाया अजाइगस वेन। मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये दो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म वर्क करते हैं, लेकिन 10% मदर में ये मैकेनिज्म इनएडिक्वेट रहता है और फेल होता है, नहीं वर्क करता है। ऐसे पेशेंट में सीवियर सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन होता है। जैसे इस पेशेंट सुपाइन लेटती है तुरंत बीपी फॉल होता है।
ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट पिक्चर पे यहाँ पे पेशेंट सुपाइन है और ये देखिए एओर्टिक केवल कंप्रेशन इंफीरियर वेना केवा पूरी तरह से दबा हुआ है, उसका डायमीटर कम हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रेविड यूटेरस, फिटस की प्रेशर की वजह से। और ये दूसरे पोजीशन में जैसे ही पेशेंट लैटरल को टिल्ट होता है या वो एक करवट पे लेटता है लैटरल डेक्यूबिटस पोजीशन में, पेटेंसी ऑफ द इंफीरियर वेना केवा, ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो जाता है तुरंत। तो जब हम पेशेंट को सुपाइन लिटाते हैं, पोजीशन देते हैं स्पाइनल देने के बाद, या ऐसे भी पेशेंट सुपाइन लेटना चाहती है, तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन कैन बी रिलीव बाय टिल्टिंग द पेशेंट ऑन लेफ्ट साइड। पेशेंट को लेफ्ट साइड को टिल्ट करके या वहां पे पिलो देके, एक वेज देके पेल्विस के नीचे थोड़ा लेफ्ट टिल्ट देके हम लोग उसको सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। Impact of aortic valve compression. If the blood pressure fall is severe, conscious may be lost. बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर पड़ता है तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकती है। Turning the patient left lateral side allow the cardiac output and blood pressure to return to normal as the inferior vena cava is decompressed. पेशेंट को लेफ्ट लैटरल देंगे या फिर वेज रखेंगे पेल्विस के नीचे तो इंफीरियर वेना केवा डिकम्प्रेस हो जाता है और हार्ट की तरफ पूरा लोअर लिम्ब का ब्लड चला जाता है और कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है एओर्टिक केवल कॉम्प्रेशन? क्योंकि बहुत बार पेशेंट फुल टर्म में बहुत बार कार्डियक अरेस्ट में जाती है, किसी वजह से भी अगर मान लो कार्डियक अरेस्ट में गई, लोकल ड्रग एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी है या एनी ड्रग टॉक्सिसिटी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, तो उसको सीपीआर जब हम लोग देते हैं तो उसको लैटरल टिल्ट देना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग भूल जाते हैं लैटरल टिल्ट देना या पेल्विस के नीचे वेज रखना तो कार्डियक आउटपुट उतना इंप्रूव नहीं हो पाता है और सीपीआर उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। इसलिए जब भी जरूरत पड़ेगी टर्म पेशेंट में सीपीआर देने की, टिल्टिंग द पेशेंट इज एसेंशियल टू अलाउ रिफिलिंग ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है। इमीडिएट डिलीवरी आल्सो इंप्रूव द विनस रिटर्न। जब भी ऐसा सुपाइन हाइपोटेंशन होता है, स्पाइनल देने के बाद हो या एपिड्यूरल देने के बाद हो, तो सर्जन को हम लोग बोलते हैं कि तुरंत डिलीवरी करो, जिससे ग्रेविड यूटेरस का या बेबी का फिटस का प्रेशर रिलीव हो जाएगा इंफीरियर वेना केवा से और कार्डियक आउटपुट बढ़ने में मदद हो जाएगी। इससे बेबी भी सर्वाइव होता है और मदर भी सर्वाइव होती है। In the supine position, even in the absence of maternal hypotension measured in the brachial artery, placental blood flow may still be significantly reduced. जब भी हम लोग स्पाइनल देते हैं एनेस्थेशिया में फुल टर्म मदर के लिए, सीजर के लिए स्पाइनल देते हैं तो मॉनिटर पे भी 120/80 दिखता है, बहुत बार 120/80 रहता है। हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है। लेकिन प्रैक्टिकली जब ब्रैकियल आर्टरी पे 120/80 बीपी रहता है, जरूरी नहीं कि प्री स्पाइनल टाइम पे जितना यूटेरोप्लेसेंटल सर्कुलेशन था, प्लेसेंटल ब्लड फ्लो जितना था उतना ही पोस्ट स्पाइनल रहे। बहुत बार वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। इवन मदर का बीपी अगर नॉर्मल दिख रहा है मॉनिटर पे तो भी प्लेसेंटल ब्लड फ्लो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है हाइपोटेंशन में और सुपाइन हाइपोटेंशन में नहीं। I am highlighting some other causes of reduced uterine blood flow, which includes hypotension, maybe because of aortic valve compression, maybe because of blood loss, maybe because of sympathetic block. Hypertension, essential hypertension और pregnancy induced hypertension, ये दोनों condition में uteroplacental circulation hamper होता है। Uterine hypertonus drug like excessive oxytocin, placental abruption हुआ है, high concentration of local anesthetic, बहुत लोग cervical block देते हैं local anesthetic से, उसकी वजह से भी होता है uterine hypertonus और circulation hamper हो जाता है। Ketamine in dose more than 1.5 mg per kg और कोकेन एब्यूज। कोकेन एब्यूज अभी दिल्ली में पता नहीं है कि नहीं, लेकिन पुणे में नहीं है, बहुत ज्यादा केसेस इसके। ठीक है। नेक्स्ट इज वासोकंस्ट्रिक्शन, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी ड्यू टू एनी रीजन लाइक फियर है, एंजाइटी है, एक्सट्रीम हाइपोक्सिया हुआ है या फिर एक्सटर्नल ड्रग दिए हुए हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग एक्सेप्ट एफिड्रिन। Fall in cardiac output by any mean can lead to reduced uterine blood flow. Now come to the physiological changes in respiratory system. Here I am going to highlight a good definition of airway, that is anatomical and functional patency of the pathway from outside the word to the alveoli. During pregnancy, there is an increase in tidal volume by 40%, respiratory rate increased by 10%, oxygen consumption increased by 20%. During labor, the oxygen requirement increased by 100% almost. This is all due to increased metabolic rate during that period. Minute ventilation also increased by 50% because of increase in tidal volume. सिर्फ दो चीजें कम होती है इसमें, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब जब हम लोग पैसिव एक्सपिरेशन करते हैं, पैसिव एक्सपिरेशन के बाद जितनी एयर लंग में रहती है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, और फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जितनी एयर लंग में रहती है उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये दोनों कम हो जाते हैं। ग्रेविड यूटेरस के प्रेशर रहता है डायफ्राम के ऊपर, तो लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद और पैसिव एक्सपिरेशन के बाद भी
दोनों कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए फुल टर्म मदर में ऑक्सीजन रिजर्व बहुत कम रहता है. Other changes are weight gain, breast enlargement. There is an increased vascularity of respiratory tract mucosa. I am going to tell you detail about the impact of this increased vascularity next slide. And there is a possible edema of upper airway because especially in pregnancy induced hypertension. पूरे चेंजेस समझने के बाद कंक्लूजन उसका ये है, देयर इज ऑक्सीजन रिजर्व डिक्रीज इन ऑक्सीजन रिजर्व बट इंक्रीज इन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. मदर में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन उसका जो रिजर्व है वो बहुत कम हो जाता है ड्यू टू ग्रेविड यूटरस प्रेशर ऑन डायफ्राम. ये देखिए, ये पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि ग्रेविड यूटरस की वजह से डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं एलिवेटेड डायफ्राम. डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसलिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम ये दोनों कम हो जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ये देखिए कॉस्टोफ्रेनिक एंगल बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है क्योंकि ग्रेविड यूटरस का उसके ऊपर प्रेशर आता है, इसलिए मदर हमेशा डिस्निक लगती है, फुल टर्म मदर. नाउ कम टू द इम्पैक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी चेंजेस. There is a decrease in functional residual capacity, expiratory reserve volume, and increased oxygen consumption increase the risk of severe hypoxia with small apnea. अगर मदर किसी कारणवश थोड़ी देर के लिए भी एपनिया में चली जाती है तो सडन ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होता है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन का रिजर्व उतना नहीं है. नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में या हेल्दी एडल्ट में वो रहता है, लेकिन प्रेग्नेंट मदर में ऑक्सीजन रिजर्व बहुत कम रहता है. इसलिए जब भी हम लोग प्लान करेंगे जनरल एनेस्थीसिया का, तो प्री ऑक्सीजनेशन prior to general anesthesia is very important. Airway obstruction at the time of induction of general anesthesia leads to more rapid fall in oxygen saturation than in non-pregnant patient. Uptake of inhalational agent is faster. This is for anesthetist. Airway obstruction is more likely to occur during sedation and anesthesia. Therefore, always be vigilant. The airway mucosa is easily traumatized. I have told in previous slide that there is a has increased vascularity and capillary engorgement in upper airway. Therefore, there are higher chances that airway may get traumatized during suction and intubation also. Therefore, we prefer to use small endotracheal tube. 6 number का tube use करते हैं maximum, 6 या 6.5 pregnant lady में. There may be a difficulty with laryngoscopy and tracheal intubation also because of laryngeal edema, especially in PIH patient. Also, there are failed intubation chances in one patient in 280 patient as compared to 1 in 2200 in non-pregnant patient. 280 पेशेंट में एक पेशेंट में इंटूबेशन फेल होने के चांसेस है प्रेगनेंसी में. नाउ कम टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. देयर इज अ डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, इंक्रीज गैस्ट्रिक फ्लूइड वॉल्यूम, इंक्रीज गैस्ट्रिक फ्लूइड एसिडिटी. द ग्रेविड यूटेरस चेंजेस द एंगल ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, दैट्स एलियस. ये देखिए यहाँ पे ये ग्रेविड यूटेरस की वजह से स्टमक पे जो प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से एलियस का एंगल चेंज हो जाता है, उसकी वजह से उसकी कॉम्पिटेंसी चली जाती है. सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्रेग्नेंट पेशेंट शुड बी कंसिडर्ड फुल स्टमक इवन इफ शी इज फास्टिंग. 8 घंटा खाया नहीं, 6 घंटा खाया नहीं, पेशेंट एनबीएम है तो नहीं. ईच एंड एवरी प्रेग्नेंट पेशेंट शुड बी कंसिडर्ड फुल स्टमक इवन इफ शी इज फास्टिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द इम्पैक्ट ऑफ डाइजेशन. हाँ सर, स्लाइड शेयर नहीं हो रही आपकी अभी. नहीं सर. अभी हो रहा है? नो सर, अभी भी नहीं है. अभी Yes, sir. हो रहा है ना? Yes, sir. So pregnant patient should be considered full stomach even if she is fasting. Now visible, na? Yes, sir. Okay. Now come to the impact of GIT changes. Obesity, multiple pregnancy, मतलब twin pregnancy.
multiple pregnancy, polyhydramnios, and the lithotomy position increases the likelihood of gastric reflux and possible pulmonary aspiration. इन सब चीजों में pulmonary aspiration होने के chances बहुत ज्यादा रहते हैं. Obesity है, multiple pregnancy है, polyhydramnios है, और lithotomy position. Pulmonary aspiration of gastric acid with a pH less than 2.5 and volume more than 25 ml may leads to development of severe aspiration pneumonitis. इसको बोलते हैं मेंडलसन सिंड्रोम. बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द मेंडलसन सिंड्रोम. पहली बार मेंडलसन ने इसको डिस्क्राइब किया, इसलिए इसको बोलते हैं मेंडलसन सिंड्रोम. इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तो pH लेस देन 2.5 और वॉल्यूम मोर देन 25 ml. Neutralization of gastric acid and the technique of rapid sequence induction of general anesthesia are mandatory because of these changes. The application of cricoid pressure is necessary during induction of general anesthesia. cricoid pressure क्यों देते हैं हम लोग इंटुबेट करते समय? हम लोग मसल रिलैक्सेंट देते हो तो सब रिलैक्स हो जाता है, इसोफेजियल स्फिंक्टर वगैरह सब रिलैक्स हो जाता है, इंट्राग्रेसिव प्रेशर बढ़ता है. इसमें इंटुबेशन के टाइम पे एस्पिरेशन के चांसेस और बढ़ते हैं. तो एस्पिरेशन ना हो इसलिए बाहर से क्रिकॉइड के प्रेशर दिया जाता है और इसोफेगस क्लोज किया जाता है. ठीक है, उसका भी प्रेशर है 10 न्यूटन से 30 न्यूटन तक दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे तो फिर ट्रकिया भी कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, द एस्पिरेशन प्रोफाइलैक्सिस रिकमेंडेड सोडियम साइट्रेट 30 ml पर ओरल बिफोर सर्जरी. प्री ऑपरेटिव आईवी एंटासिड पेन दे सकते हैं आप, रेंटेक दे सकते हैं, जो भी है. मेटोक्लोप्रोमाइड इज द चॉइस ऑफ ड्रग. इट इंक्रीजेस द टोन ऑफ एलियस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड आल्सो इंक्रीजेस द gastric emptying. Now come to the changes in hepatic system, hepatobiliary system and their impact. This is somewhat theoretical that plasma cholesterol level is decreased by 25%. Therefore, the prolonged effect of succinylcholine is observed theoretically. Succinylcholine muscle relaxant है और उसका मेटाबॉलिज्म प्लाज्मा कोलेस्टेरॉल की वजह से होता है. जितना प्लाज्मा कोलेस्टेरॉल ज्यादा रहेगा उतने जल्दी वो सक्सिनिलकोलिन मेटाबोलाइज करेगा, उसकी एक्शन वेयर ऑफ होगी. लेकिन फुल टर्म प्रेगनेंसी में 25% डिक्रीज हो जाती है प्लाज्मा कोलेस्टेरॉल की लेवल, इसलिए स्कोलिन की एक्शन प्रोलॉन्ग रहती है थ्योरेटिकली. लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि देयर इज इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम कॉजिंग एन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी वजह से उसकी एक्शन पेशेंट में प्रोलॉन्ग होती हुई नहीं दिखती है. ये थ्योरेटिकल चीज है. Now come to the maternal risk factor required prompt anesthesia consultation. ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे आपने एनेस्थेटिस्ट को बिफोर टाइम इंटीमेट करना चाहिए? सीजर का पेशेंट हो, मान लो फुल टर्म पेशेंट आपके यहाँ पे आई है, आपको लगता है कि इसको सीजर लगने वाला है, सीपीडी है या जो भी है, प्रीवियस सेक्शन है, इंडिकेटेड है इलेक्टिव सर्जरी लगने वाली है, तो आपको एनेस्थेटिस्ट को आपने बिफोर टाइम इन्फॉर्म करना चाहिए. किन किन कंडीशन में? मार्क ओबेसिटी, सीवर एडिमा और एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटी ऑफ फेस, नेक और स्पाइन. जब आप लोग एनेस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म करते हैं तो एनेस्थेटिस्ट उस हिसाब से प्लानिंग तुरंत शुरू कर देता है. क्या प्लान होना चाहिए एनेस्थेसिया का, क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्या प्री ऑपरेटिव तैयारी करनी पड़ेगी, ये सब. एबनॉर्मल डेंटिशन है, स्मॉल मैंडिबल है और डिफिकल्ट माउथ ओपनिंग है, एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टेचर, ऑस्टोनिंदिटी, ये सब बताने हैं. ठीक है, एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट नेक और आर्थराइटिस ऑफ द नेक, लार्ज गोइटर, सीरियस मैटरनल मेडिकल कंडीशन रिगार्डिंग कार्डियक, पल्मोनरी और न्यूरोलॉजिकल, एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है किसी को तो, सीवियर प्रीक्लेम्सिया, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी एनेस्थेसिया कॉम्प्लिकेशन, प्रीवियस सीजर में या फिर और कोई सर्जरी में उस टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ था क्या, हेडेक हुआ था क्या, पोस्ट ऑप ब्लीडिंग हुआ था क्या, स्पाइनल देने में कुछ डिफिकल्टीज आई थी क्या, ये सब पेशेंट के बारे में अगर हो तो आप लोगों को एनेस्थेटिस्ट को बिफोर टाइम इन्फॉर्म करना है. और प्लेसेंटा प्रीविया रहेगा तो भी, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन. Now come to the pain of childbirth. During labor, one have to block T10 to L1. That is for painless labor. S2 to S4 for delivery, and for seizure we have to block up to T6. Now come to the anesthetic technique for the cesarean section. There are mainly three techniques: local infiltration by the surgeon, regional anesthesia, and general anesthesia. There is a dilemma that is, can obstetrician can give regional anesthesia? Yes, obstetrician can give regional anesthesia legally, but if the anesthetist is not available and there is a damn emergency. लेकिन जनरल एनेस्थेशिया ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं दे सकता है. जनरल एनेस्थेशिया के लिए एनेस्थेटिस्ट ही चाहिए. ठीक है, रीजनल एनेस्थेशिया में भी स्पाइनल, एपिड्यूरल और कंबाइंड स्पाइनल एपिड्यूरल. नाउ कम टू द सीजर. बेसिक प्रिपरेशन, इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट, ये ऑब्स्टेट्रिशियन ने भी करना चाहिए और एनेस्थेटिस्ट ने भी करना चाहिए. इवेल्युएशन ऑफ द एयरवे, कैन आई गेट द ट्यूब इन, एयरवे का एग्जामिनेशन बाय मींस ऑफ Mallampatty's क्लासिफिकेशन, थायरोमेंटल डिस्टेंस एंड एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द एयरवे. एनी मेजर कोमोर्बिडिटीज है क्या उसको, कोएगुलोपैथी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, अस्थमा, थायराइड, एनी ड्रग एलर्जी है क्या, वो भी देखना है इवेल्युएशन में.
problem with anesthesia in past, patient is on any significant medicines, patient के सारे relevant investigation including COVID, now COVID era. Fetal heart rate should be confirmed before induction of the anesthesia by means of fetal Doppler or latest USG evidence of live fetus. बहुत बार क्या होता है, ड्यू टू हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन देयर इज अ डिस्निया, माइल्ड हार्ट मर्मर एंड पेरिफेरल एडिमा इन हेल्दी प्रेग्नेंट वुमन आल्सो. बहुत बार ये सब चीजें रहने के बाद एनेस्थेटिस्ट केस पोस्टपोन कर देता है कार्डियक उस एसोसिएटेड विद कार्डियक डिसीज समझ के. तो ऐसा नहीं है, ये ऑब्स्टेट्रिशियन को भी पता रहना चाहिए कि नॉर्मल फुल टर्म लेडी में माइल्ड डिस्निया रह सकता है, हार्ट मर्मर भी रह सकती है और पेरिफेरल एडिमा भी रह सकता है, और ये सब नॉर्मल है. सेम थिंग विद ईसीजी. ईसीजी में फुल टर्म में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन रहता है, प्रीमेच्योर बीट्स रहते हैं बहुत सारे पेशेंट में, और नॉन स्पेसिफिक एसटीटी चेंजेस रहते हैं. ऑन दिस बेसिस एनेस्थेटिस्ट कैन नॉट डिनाई द केस. ये सब नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, तो हम लोग जरूरी नहीं है हर टाइम पे आप कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले, ये चीजें नॉर्मल है. इसके अलावा अगर कुछ है ईसीजी में चेंजेस तभी कार्डियक ओपिनियन लगता है. चेक एंड रेडी टू यूज इंट्यूबेशन ट्रॉली, anesthesia and emergency drug trolley, obstetric drug trolley which includes oxytocin, methargine, prostadine, Maxhelp and pause. Availability of oxygen and suction machine, monitoring devices like pulse BP, oxygen saturation, ECG temperature or ETCO2, especially for general anesthesia cases. Cross match blood is must be reserved. बहुत बार पेरीफेरी में क्रॉस मैच नहीं रिजर्व करते हैं, तो ये लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने सीजर के लिए क्रॉस मैच ब्लड अरेंज करना ही करना है, रिजर्व करना ही करना है. एक एटलीस्ट 1 PCV. फास्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 8 hours is preferable for elective cesarean section. Good IV access should be taken really in a vein for first year student. Good IV access should be in vein and not only infiltrate. 1 liter of ringer lactate is must in case of regional anesthesia specifically. Pre-medication to avoid aspiration, antacid, antiemetic and antibiotic if required if any. Informed consent of the patient is must. बहुत बार क्या होता है, पेशेंट अगर लेबर पेन में है, नहीं प्रोग्रेस हो रहे, तो हम लोग उसको तुरंत ओटी में शिफ्ट करते हैं. इस दौरान बहुत बार जूनियर लोगों से या गुड कंसल्टेंट से भी कंसेंट लेना वो भूल जाते हैं, और स्टाफ को लगता है कि everyone is assumed that patient no now we are going to for cesarean section. लैंग्वेज बैरियर भी बहुत बार रहता है कि इंग्लिश में फॉर्म है तो पेशेंट को एक्सप्लेन पूरा ठीक तरह से नहीं करते हैं, जस्ट साइन लेके छोड़ देते हैं. पेशेंट को इंग्लिश आती नहीं और इंग्लिश पेपर पे ही आप लोग साइन लेते हैं, ये बहुत रॉन्ग है. रिसेंट गाइडलाइन है 6 जुलाई की, विनोद खन्ना वर्सेस बीजी स्टोन केस, उसमें प्री प्रिंटेड कंसेंट फॉर्म बिल्कुल अलाउड नहीं है, आपको हैंड रिटन में कंसेंट लेना है. ठीक है. Bilateral leg stocking to avoid deep vein thrombosis, Foley's catheterization, remove all the ornaments, nail paint, lipstick and dental caps. And this is very important, availability of pediatrician is must. अभी मैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ, बहुत जगह पे जाता हूँ कॉल के लिए, पेरीफेरी में भी जाता हूँ, वहाँ पे पेडियाट्रिशियन नहीं मिलते. एनेस्थेटिस्ट को ही मदर को देखना पड़ता है और बेबी को भी रिससिटेट करना पड़ता है अगर जरूरत पड़ी तो. लेकिन लॉ ये कहता है कि एनेस्थेटिस्ट की प्रायोरिटी ही मदर रहनी चाहिए, बेबी नहीं. अगर एट अ टाइम दोनों को कुछ प्रॉब्लम हो गया, मदर को या बेबी को, दोनों को रिससिटेशन करने की जरूरत पड़ी, तो एनेस्थेटिस्ट सिर्फ मदर को सर्वाइव कर पाएगा, मदर को ही सीपीआर दे पाएगा, बेबी को नहीं. इसलिए लॉ ये कहता है कि पेडियाट्रिशियन न्यूबॉर्न केयर के लिए, डिप्रेस न्यूबॉर्न के लिए पेडियाट्रिशियन ऑपरेशन थिएटर में रहना जरूरी है. ठीक है. Now come to the first technique, local infiltration and field block anesthesia for cesarean section. जो लोग पेरीफेरी में प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे एनेस्थेटिस्ट नहीं आता है बहुत देर तक कॉल करने के बाद, वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज रेयरली परफॉर्म टेक्निक इन कॉम्प्लेक्स एनेस्थेटिक डिफिकल्टीज. बहुत ज्यादा एनेस्थेटिक डिफिकल्टीज होगी, जीए नहीं दे सकते, स्पाइनल नहीं दे सकते, एपिड्यूरल नहीं दे सकते, तो लोकल के नीचे के सीजर करा सकते हैं, लेकिन एनेस्थेटिस्ट स्टैंड बाय चाहिए इमरजेंसी के लिए. और जहां पे एनेस्थेटिस्ट है ही नहीं, वहां पे सर्जन कैन परफॉर्म सिजेरियन सेक्शन अंडर लोकल इन्फिल्ट्रेशन. सर्जरी मस्ट बी डन वाया मिडलाइन इंसिजन. आप ट्रांसफर सेक्शन नहीं कर सकते, आपको मिडलाइन इंसिजन लेना पड़ेगा, जेंटल रिट्रैक्शन करना पड़ेगा और एक्सटेरियराइजेशन ऑफ द यूटरस. यूटरस आप एब्डोमेन के बाहर नहीं निकाल सकते सुचरिंग के लिए, यूटरस अंदर रख के ही सुचरिंग करनी पड़ेगी. यूजुअली डन टू सप्लीमेंट रीजनल टेक्निक. लोकल एनेस्थेसिया इन्फिल्ट्रेट करने के बावजूद भी एनेस्थेटिस्ट होगा तो वो जगह जगह पे नर्व ब्लॉक करेगा ताकि पेशेंट को पोस्ट ऑप भी पेन ना हो, इंटर ऑपरेटिव भी ज्यादा दिक्कत ना हो. बेसिक टेक्निक, डायरेक्ट लोकल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल विथ लोकल एनेस्थेटिक लेयर बाय लेयर.
intercostal block and rectus sheath block combined with direct infiltration of the incision line. Next slide, I am going to highlight the injection site. Particular attention should be paid to blockade the iliohypogastric nerve on the both side. फिसरल रिफ्लेक्स बहुत बार आते हैं, ब्रैडिकार्डिया होता है पेशेंट को अगर विसरल को आप हैंडल करते हैं यूट्रस सुचर करते समय या मॉपिंग करते समय. द विसरल रिफ्लेक्सेस कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड इन सम डिग्री बाय इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक अराउंड द यूटेरोवेसिकल फोल्ड और पैरासर्विकल एरिया. मैक्सिमम आप लोग एक ऑयल यूज कर सकते हैं. लॉक्स विद एड्रेनालिन 30 ml, 2% का आता है वो 30 ml, उसको आप 0.5% बना लीजिए. 100 ml का सोल्यूशन करके वो पूरा यूज कर सकते हैं. मैक्सिमम 100 ml सोल्यूशन प्रेग्नेंट मदर में यूज कर सकते हैं. दिस इज द इंजेक्शन साइट. ये इन्फिल्ट्रेशन है वर्टिकल इंसिजन के लिए. यहाँ पे लैटरल क्यूटेनिस इंटरकोस्टल नर्व्स हम लोग ब्लॉक करते हैं और यहाँ पे जेनेटोफिमोरल और इनोइलुंगल बायलैटरल है. ये सब बायलैटरल ब्लॉक करना है. ठीक है. नाउ कम टू द रीजनल एनेस्थेसिया. नेक्स्ट, स्पाइनल एपिड्यूरल. बेसिक एनाटॉमी. When we pass the needle from the skin up to subarachnoid space, the structure which we encounter, subcutaneous fat, supraskin के बाद subcutaneous fat, supraspinous ligament, interspinous ligament, ligamentum flavum, dura mater, arachnoid mater, और अंदर रहता है spinal cord और cauda equina. यहाँ पे ड्यूरा और arachnoid में बहुत कम जगह रहती है. जो स्पाइनल का इंजेक्शन जाता है वो सब arachnoid स्पेस में जाता है और एपिड्यूरल का रहता है वो ड्यूरा मैटर के बाहर रहता है, पेरिड्यूरल एपिड्यूरल स्पेस में रहता है. ठीक है. नाउ कम टू द स्पाइनल एनेस्थेसिया. दिस इज द टेक्निक ऑफ चॉइस फॉर ऑल इलेक्टिव एंड सम इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन. स्पाइनल एनेस्थेसिया सबका फेवरेट है सिजेरियन सेक्शन में. बेसिक टेक्निक है ये. बेसिक टेक्निक में हम लोग प्रीलोड करते हैं 500 ml टू 1 लीटर ऑफ रिंगर लैक्टेट. कोलॉइड भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन कोलॉइड में एनाफिलैक्सिस के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, इसलिए हो सके तो उसको अवॉइड करके 1 लीटर रिंगर लैक्टेट से प्रीलोड कीजिए. स्पाइनल के लिए पोजीशन सिटिंग या लेफ्ट लैटरल, जो भी आपको ठीक लगे वो दे सकते हो. ऑल असेप्टिक प्रिकॉशन शुड बी टेकन. पेंटिंग के लिए पहले हम लोग बीटाडीन और स्पिरिट यूज कर सकते थे. अभी नई गाइडलाइन है कि सिर्फ क्लोरहेक्सिडिन यूज करना है. मॉनिटर शुड बी अटैच्ड टू द पेशेंट ड्यूरिंग इंडक्शन आल्सो. स्पाइनल देते समय भी पेशेंट को पल्स ऑक्स वगैरह लगाना जरूरी है. बहुत बार पेशेंट जब सिटिंग पोजीशन में जाता है या लैटरल में रहता है तो पल्स ऑक्स का एक्सटेंशन केबल वहां तक नहीं पहुंचता है, तो बहुत बार लोग निकाल देते पल्स ऑक्स. ऐसा नहीं करना है, पल्स ऑक्स लगा के रखना है, क्योंकि स्पाइनल प्रिक के टाइम पे पेशेंट सडन वैसोवेगल शॉक में जा सकता है, सडन ब्रैडिकार्डिया हो सकता है. तो मॉनिटर पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए. एनेस्थेटिक शुड बी विजिलेंट ड्यूरिंग प्रिक आल्सो. स्पाइनल नीडल हेडेक ना हो इसलिए छोटी से छोटी स्पाइनल नीडल हम लोग यूज करते हैं. अभी 27 गेज का रेगुलर यूज कर रहे हैं, ट्विंकी टाइप. और पेंसिल पॉइंट नीडल भी आती है, थोड़ी महंगी है, वो 25 गेज की यूज कर सकते हैं, विथ केयर नाम की. स्पेस कौन सी लेनी है, तो लंबर में 2/3 इंटरस्पाइनल स्पेस से ले सकते हैं, 3/4 ले सकते हैं, 4/5 ले सकते हैं, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द एनेस्थेटिस्ट. ये सब आपको थियरी में लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ इन डिटेल. ठीक है. ये सब एनेस्थेटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी कि क्या क्या प्रिपरेशन आपको लेना है. जब हम लोग नीडल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वी चेक फॉर द क्लियर सीएसएफ फ्लो, दैट इज ब्लड फ्री फ्लो. केयरफुल एस्पिरेशन करते हैं ताकि इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन ना जाए. केयरफुल एस्पिरेशन प्रायर टू इंजेक्शन. एनेस्थेटिक एजेंट अभी सीजर के लिए जो यूज हो रहा है ऑल ओवर इंडिया वो है 2 ml ऑफ हेवी बुप्रोपिन. ठीक है. हेवी 0.5% बुप्रोपिन 2 ml तक यूज करते हैं. पेशेंट अगर ओबेस रहेगा, फैटी रहेगा, पॉलीहाइड्रामिनस है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, तो उसका डोज और कम हो जाता है. 1.8 ml तक, 1.5 ml तक भी देते हैं, अच्छा इफेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और दूसरा ड्रग है लॉक्स, हेवी लॉक्स 1 ml, 0.8 to 1 ml यूज करते हैं, लेकिन एम्स में या बहुत सारे हायर इंस्टीट्यूट में ज़ाइलोकेन, दैट इज लॉक्स हेवी यूज नहीं करते अभी, क्योंकि उससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी या ट्रांजिएंट न्यूरोपैथिक सिंड्रोम के बहुत सारे केसेस अभी मिले हैं, इसलिए बहुत जगह पे ये यूज नहीं किया जाता है. जब बुप्रोपिन का इफेक्ट नहीं आता है या फेल्ड होता है स्पाइनल, रिपीट स्पाइनल के लिए हम लोग ड्रग चेंज करते हैं, तभी अभी उसको यूज कर रहे हैं लॉक्स हेवी. ठीक है. आप लोग प्लेन भी दे सकते हैं, उसमें फेंटानिल भी ऐड कर सकते हैं, ओपोइड एनाल्जेसिक 0.2 ml ऐड कर सकते हैं उसमें. इट गिव्स द एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ द ब्लॉक. हम लोग अभी हर एक केस में 0.2 ml फेंटानिल और बुप्रोपिन दे रहे हैं. बहुत अच्छा इफेक्ट है. 24 आवर तक पेशेंट को बिल्कुल पेन के लिए अलग कुछ पेन किलर देने की जरूरत नहीं पड़ती है. This is the position, sitting position, lateral position. This is the injection site, and this is the small picture of how we perform the spinal anesthesia. Now, after spinal, position is changed to supine.
मतलब आप लोगों ने लैटरल में दिया है या सिटिंग पोजीशन में दिया है, स्पाइनल देते ही पेशेंट को सुपाइन में लिटाना है, लेकिन लिटाते समय ये याद रखना है कि लेफ्ट यूटराइन डिस्प्लेसमेंट यूजिंग ए वेज इज इंपॉर्टेंट और टू अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। 15 डिग्री या तो टेबल को टिल्ट कीजिए या फिर राइट पेल्विस के नीचे तकिया दीजिए या वेज दीजिए। इफेक्टिव वेजिंग इज वाइटली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट aortic aortic compression, that is supine hypotension syndrome. Oxygen is supplemented until the delivery of the fetus, delivery of the infant by nasal cannula in this COVID pandemic era, or you can use oxygen mask also. Even if mother saturation is 98-99, it is better to provide oxygen through mask until the delivery of the baby. Surgery should not be begin until either there is an adequate level of the spinal anesthesia. I am given here the level, that absence of touch at T6, analgesia at T5, loss of temperature at T4. In short, ensure adequate level of spinal anesthesia, then only you can start the case. Management of immediate hypotension. This is associated with rapid onset of block, frequently accompanied by pallor, nausea, vomiting. स्पाइनल देने के बाद तुरंत सिंपैथेटिक ब्लॉक होने की वजह से सडन हाइपोटेंशन होता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, सिंपैथेटिक ब्लॉक, इसकी वजह से सडन हाइपोटेंशन होता है। पेशेंट को अब दिखता है पेशेंट पेल हो गया है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि उल्टी जैसा लग रहा है और वोमिटिंग होता है। तो उस समय हमेशा आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में इस समय सडन फॉल इन बीपी ऑब्जर्व किया गया है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शुड बी मेंटेन एट अबाउट 90 mmHg टू अवॉइड फीटल एस्फिक्सिया। इस समय में एफिड्रिन इज द चॉइस ऑफ ड्रग, ठीक है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट एफिड्रिन इज द चॉइस ऑफ ड्रग। Following delivery, oxygen 5 to 10 units, IV slow bolus and 20 units added in the infusion. This is as per the obstetrician convenience. बहुत सारे obstetrician बोलते हैं 5 यूनिट बोलस दे दो, बाकी के 15 यूनिट ड्रिप में डालो। कुछ लोग बोलते हैं सारा ड्रिप में डालो, ऑक्सीजन बोलस मत दो। ऑक्सीजन बोलस नहीं देना चाहिए, इज अनदर टॉपिक। तो ये सब डिपेंड रहता है ऑब्स्टेट्रिशियन के। कुछ लोग मिथाजिन प्रेफर करते हैं, कुछ लोग प्रोस्टाडिन प्रेफर करते हैं। तो उस हिसाब से जो ऑब्स्टेट्रिशियन के ऑर्डर रहते हैं उस हिसाब से एनेस्थेटिक पिटोसिन देता है। वेज इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन में भी डिसकंटिन्यू। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो आप लोगों को पेल्विस के नीचे रखा हुआ तकिया हटाना है। वेज इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन कैन बी डिसकंटिन्यू। Methargin should be, ergometrin should be avoided. It may lead to nausea and vomiting. Also, it may cause hypertension and pulmonary edema in some patients. Now, come to the spinal anesthesia advantage. Is unique appropriate anesthesia in cesarean section. Happy way. From patient point of view, it's really amazing when you think about it that the patient is awake and smiling, arms and her hands are normal, major surgery is going on inside her abdomen, and most important that awake mother can interact with her newborn immediately after delivery of the baby. And from my point of view, that is anesthetist point of view, the spinal anesthesia is a simple to perform and rapid onset technique, gives reliable and safe block, single shot technique with higher success rate. There is a profound neural block of local anesthetic agent, and if you add a narcotic, it gives excellent block. Risk of pulmonary aspiration is minimal. Side effect of anesthetic drug on fetus is not observed. Because of this all point, the spinal anesthesia is a technique of choice for all uncomplicated elective cesarean section and in many emergency cesarean sections. Now come to the disadvantage. Because of spinal anesthesia, there is a rapid onset in sympathectomy. Therefore, may leads to significant hypotension. Difficulty in controlling sensory level. Therefore, chances of high spinal are more. Therefore, vigilant anesthesiologist is required. High incidence of intraoperative nausea and vomiting are there. Chances of PDPH are also there. Even we are using a small bore needles, PDPH are there. Fixed duration lasts for 1.5 hours. Therefore, not suitable for prolonged or complicated cases. Time taken is more than that of general anesthesia, therefore not adequate for fetal distress. This depends on anesthetist, how anesthetist is fast and all that. Risk of accidental intravascular injection. ये ठीक तरह से समझ लीजिए कि नॉन प्रेग्नेंट लेडी के कंपेयर में प्रेग्नेंट लेडी में जब हम लोग स्पाइनल या एपिड्यूरल देते हैं तो एक्सीडेंटल इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन लोकल एनेस्थेटिक ड्रग के चांसेस क्यों ज्यादा रहते हैं? The volume of epidural and subarachnoid space is reduced due to gravid uterus compressing the inferior vena cava, causing distension of epidural venous plexus. Inferior vena cava के ऊपर प्रेशर रहने की वजह से कोलेटरल जैसे डेवलप होते हैं वैसे सारा ब्लड epidural venous plexus की वर्टेब्रल वेन्स के epidural venous plexus की फाया लेफ्ट हार्ट की तरफ जाता है, इसलिए वो वेन में फिनस्टैसिस रहता है. इट लीड्स टू मोर एक्सटेंसिव स्प्रेड ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट administered during spinal anesthesia and also increases the risk of accidental intravascular injection. इसी वजह से प्रेग्नेंट लेडी में
T6 तक ब्लॉक करने के लिए 1.8 ml ड्रग सफिशिएंट है, लेकिन नॉन प्रेग्नेंट लेडी में, उसी एज के नॉन प्रेग्नेंट लेडी में अगर हिस्टेक्टोमी करनी है तो 3 या 3.5 ml ड्रग देना पड़ता है, और प्रेग्नेंट लेडी में 1.8 ml में स्पाइनल उतने लेवल तक जाता है, क्योंकि स्पेस बहुत कम हो जाती है सबएराक्नोइड स्पेस epidural venous plexus की वजह से. Therefore, careful aspiration prior to injection should always be performed. Now, come to the second part, that is epidural anesthesia. I am not going to talk in detail about epidural anesthesia. It will require another session to talk on labor analgesia or epidural analgesia. Epidural cesarean section is always an elective surgery. Epidural paper is in elective surgery. Basic anesthetic agent used is 2% blocks with adrenaline, 0.5% adrenaline with or without adrenaline, 0.75% ropivacaine. A volume of maximum 20 to 25 ml is generally required in a single shot technique, that is large bolus technique. Onset or time of lidocaine with adrenaline is most rapid, but its duration is shortest, 1.5 hour. एडिशन ऑफ ओपाइड फेंटानिल भी यूज किया जा सकता है पेनलेस लेबर के लिए भी और एपिड्यूरल फॉर सिजेरियन सेक्शन के लिए भी. उसमें दो टेक्निक है, या तो इंक्रीमेंटल टेक्निक और सिंगल शॉट टेक्निक. इंक्रीमेंटल टेक्निक में हम लोग एपिड्यूरल कैथेटर डालते हैं एपिड्यूरल नीडल से, और 5 to 7 ml जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे देते हैं उसमें से, जब तक सिजेरियन के लिए T6 का लेवल न अचीव हो जाए. दूसरा टेक्निक है सिंगल शॉट टेक्निक, लार्ज बॉल्स टेक्निक. अ सिंगल लार्ज वॉल्यूम डोज रिजल्ट इन बेटर स्प्रेड ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, बट इसमें रिस्क क्या है, इंट्रावेनस इंजेक्शन जाने की रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना 20 to 25 ml इंजेक्शन सिंगल शॉट देना, अगर वो गलती से इंट्रावेस्कुलर चला गया तो पेशेंट में लैंड अप इन कन्वर्जन एंड मैटरनल डेथ आल्सो रिपोर्टेड even after a negative test dose of epidural space. Now come to the advantage of the epidural anesthesia. It can be top up via catheter only to prolong the anesthesia if surgery gets complicated and prolonged. It can be used for good post-operative analgesia. Choice of anesthesia in PH patient. Slower onset, therefore slow fall in BP. Sudden hypotension is avoided and muscle blockade can be ranged from none to complete. Labor के लिए हम लोग सिर्फ सेंसरी ब्लॉक देते हैं, सीजर के लिए मोटर ब्लॉक करते हैं, सीजर होने के बाद फिर पेन रिलीफ के लिए सेंसरी ब्लॉक देते हैं. मतलब चॉइस ऑफ ड्रग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, डोज एंड लेवल इंजेक्शन, लेवल ऑफ इंजेक्शन, इस हिसाब से वो सेंसरी ब्लॉक करना है, मोटर ब्लॉक करना है, सेम कैथेटर से हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं ड्रग डोज और कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से. डिसएडवांटेज क्या है एपिड्यूरल की, इट इज टेक्निकली मोर चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टू परफॉर्म. Onset of epidural takes long time, 15 to 20 minutes. So it is not indicated for emergency section. It is only indicated for elective surgeries. Local anesthetic toxicity, there is a risk of intravascular injection, large volume, patient may land up in conversion and maternal death also reported. Accidental subarachnoid injection led to total spinal. 25 to 30 ml of drug अगर subarachnoid space में चला जाता है तो वो एक तरह से स्पाइनल ही हो जाएगा, लेकिन इतना वॉल्यूम होने की वजह से पेशेंट टोटल स्पाइनल में चला जाता है. टोटल स्पाइनल के अपने अलग कॉम्प्लिकेशन है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा. पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन और हाइपोटेंशन, हेडेक, यूरिन रिटेंशन, न्यूरोलॉजिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन. ओवरऑल इन शॉर्ट, epidural is more dangerous than that of spinal because of large drug dose. This is a simple video which explain about the to receiving spinal or epidural anesthesia. spinal and epidural. ठीक है. लैटरल पोजीशन में लोकल इन्फिल्ट्रेशन करते हैं हम लोग. ये ठीक तरह से समझ लीजिए, यहाँ पे ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये ड्यूरामेटर है, ठीक है. स्पाइनल नीडल जब जाती है अंदर तो ये स्पाइनल नीडल है स्पाइनल एनेस्थेसिया के लिए, तो ड्यूरामेटर और सबएराक्नोइड मोटर को क्रॉस करके अंदर ड्रग इन्फिल्ट्रेट हो जाता है. ये है स्पाइनल एनेस्थेसिया. मिनिमम ड्रग लगता है 1.8 ml. तो ये है सिंगल शॉट टेक्निक ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थेसिया. ड्यूरामेटर के बाहर ही ड्रग देते हैं हम लोग, क्रॉस नहीं करते. ड्यूरा या एराक्नोइड मेटर क्रॉस नहीं होता है, बाहर ही ड्रग रहता है सिंगल शॉट. ये थर्ड टेक्निक, एपिड्यूरल कैथेटर डालते हैं या एपिड्यूरल नीडल से जहां पे चाहिए वहां कैथेटर टिप वो अंदर स्लाइड करते हैं और उसके थ्रू जैसे चाहिए वैसे इंक्रीमेंटल डोसेस में ड्रग दिया जाता है, ठीक है. Now, third is combined spinal epidural, rarely used because of that combined complication. I am not going to talk in detail about that. Now, come to the contraindication of regional anesthesia. Absolute contraindication is patient refusal.
बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइमरी पेशेंट बहुत घबराते हैं स्पाइनल के लिए, उनको बहुत अच्छी तरह से काउंसलिंग करना पड़ता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया इज द बेस्ट चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया फॉर यू, और उसके लिए अलग से कंसेंट लेनी पड़ती है। अभी पहले सर्जरी और एनेस्थीसिया की सिंगल कंसेंट रहती थी, लेकिन अभी एनेस्थीसिया की अलग से कंसेंट लेनी पड़ती है। तो पेशेंट रिफ्यूजल अगर है, इतनी काउंसलिंग करने के बावजूद भी अगर पेशेंट बोलता है नहीं मुझे अवेक नहीं रहना है, मुझे पूरा बेहोश कर दो, तो आपको जनरल एनेस्थीसिया ही देना पड़ेगा। पेशेंट रिफ्यूजल इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनी एनेस्थीसिया प्लान। अनकरेक्टेड हाइपोवोलेमिया, पेशेंट बहुत हाइपोटेंशन में होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, तो स्पाइनल और एपिड्यूरल इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्लिनिकल कोएगुलोपैथी और इन्फेक्शन एट द इंजेक्शन साइट। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन इंक्लूड स्पाइनल कॉर्ड डिसीज, डिफॉर्मिटी, प्रीवियस इंस्ट्रूमेंटेशन, bacteremia, potential of hypovolemia in non-bleeding area, cardiac stenosis disease, pulmonary hypertension. Now come to the complication of regional anesthesia. Hypotension is the most important complication of spinal or epidural. It can cause uteroplacental insufficiency and fetal-maternal distress. क्यों होता है स्पाइनल देने के बाद हाइपोटेंशन, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग स्पाइनल देते हैं तो सिंपैथेटिक ब्लॉक होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है कि वेसल का टोन मेंटेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए ठीक तरह से। बहुत सारे ऑब्स्टेट्रिशियन को, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन को ये पता ही नहीं है स्पाइनल देने के बाद क्यों बीपी पड़ता है, क्यों बीपी गिरता है। स्पाइनल देने के बाद सिंपैथेटिक टोन चला जाता है, सिंपैथेटिक ब्लॉक करते हैं हम लोग, स्पाइनल ड्रग की वजह से सिंपैथेटिक ब्लॉक हो जाता है। तो वेसल का टोन जाने की वजह से डायफ्राम के नीचे जितने भी वेसल है सब में वैसोडाइलेशन होता है। जितना भी ब्लड अवेलेबल है पूरा नीचे की तरफ, पैर की तरफ या डायफ्राम के नीचे के वेन में जाके रुक जाता है, वहां पे पुलिंग ऑफ द ब्लड इन लोअर एक्सट्रीमिटी, उसको बोलते हैं वेनोस्टैसिस। ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ऑब्स्ट्रक्टेड वेनस रिटर्न फ्रॉम यूटेराइन कंप्रेशन ऑन द वेना केवा एंड एडजेसेंट लार्ज वेन। ये दोनों फैक्टर कॉम्पेंस होते हैं एक्टिवेट, तो पेशेंट को सडन हाइपोटेंशन होता है स्पाइनल देने के बाद। तो इसको हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो 500 ml or 1 liter of crystalloid bolus or preload before induction, relief of aortic valve compression by means of 50-degree left tilt, ऑक्सीजन सप्लीमेंट। अगर इसके बावजूद भी हाइपोटेंशन होता है तो IV फ्लूइड, फिनाइलेफ्रिन और एफिड्रिन। एफिड्रिन इज द चॉइस ऑफ ड्रग बिकॉज इट डज नॉट कॉज vasoconstriction at uteroplacental level. Delivery itself usually augment venous return. Autotransfusion start once uterine contraction begins. Usually cardiac output is highest just after delivery. I have told in previous slides that anesthetic should be vigilant at that point. Now come to the high block. That is somewhat like total spinal or high block. Patient can't breathe. How? क्यों होता है हाई ब्लॉक? कैसे होता है? बहुत बार होता है कि किसी पेशेंट को पेनलेस लेबर के लिए एपिड्यूरल डाला हुआ है या सिजेरियन सेक्शन के लिए एपिड्यूरल डाला हुआ है, एपिड्यूरल ड्रग दिया हुआ है 20-25 ml, इसके बावजूद भी उसका इफेक्ट नहीं आता है। इसका मतलब एपिड्यूरल स्पेस में ऑलरेडी ड्रग है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम लोग स्पाइनल में कन्वर्ट करते हैं उसको। ऐसे कंडीशन में जब सब्सिक्वेंट स्पाइनल दिया जाता है तो हाई ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि सबएरेक्नोइड स्पेस ऑलरेडी कम हुआ होता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लोगों में हाई स्पाइनल होने का रीजन ये है, एन अटेम्प्ट टू एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग एपिड्यूरल एनेस्थेसिया फॉर सिजेरियन सेक्शन। Second reason, occasionally a high block occur unexpectedly following the standard spinal anesthesia. Accidental subdural spread. Subdural spread बहुत जगह बहुत छोटी रहती है। ड्यूरा, अरेक्नोइड, सबअरेक्नोइड स्पेस। स्पेस कैसे रहते हैं? एपिड्यूरल स्पेस सबसे बाहर रहता है, ड्यूरा बीच में, फिर सबड्यूरल स्पेस, फिर अरेक्नोइड और सबअरेक्नोइड स्पेस। तो ड्यूरा और अरेक्नोइड में बहुत कम जगह रहती है। स्पाइनल के समय हमें इंजेक्शन देना है सबअरेक्नोइड स्पेस में, लेकिन अगर एक्सीडेंटली वो अरेक्नोइड के बाहर लेकिन ड्यूरल स्पेस के अंदर, दैट इज सबड्यूरल स्पेस में चला जाता है, तो सबड्यूरल स्पेस एक बहुत छोटी सी थिन फिल्म है, वहां पे अगर ड्रग जाता है तो तुरंत वो स्प्रेड होता है, हाई स्पाइनल बैठता है, सर्वाइकल स्पाइन तक वो ड्रग का स्प्रेड होता है। 1-2 बार मेरे से हुआ है एक्सीडेंटल सबड्यूरल इंजेक्शन, लेकिन वो उतने ही जल्दी वॉश आउट हो जाता है। 10-15 मिनट्स में पूरा ड्रग वॉश आउट हो जाता है। सीजर क्लोज करने के पहले पेशेंट को पैर हिलाता है पेशेंट और पेन भी शुरू हो जाता है। थर्ड थिंग इज व्हेन अ लार्ज एपिड्यूरल डोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक इज गिवन एक्सीडेंटली इनटू द सबअरेक्नोइड स्पेस। साइन एंड सिम्टम्स, जब हाई स्पाइनल होता है, लेवल ऊपर चला जाता है, तो पेशेंट क्या कंप्लेन करता है? तो ये आपको क्या दिखता है? नमनेस इन फिंगर एंड हैंड्स इज अ वार्निंग ऑफ हाई ब्लॉक, उसको बोलते हैं फ्लॉपी आर्म साइन। पेशेंट बोलता है हाथ में झंझनाहट हो रही है।
हाथ में झंझनाहट होना या हाथ में नमनेस आना स्पाइनल में एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि हाथ भारी हो रहे हैं, हाथ में नमनेस आ रहा है, इसका मतलब स्पाइनल की लेवल T6 तक चाहिए हमको, उसके ऊपर जा चुकी है। ब्रेडिकार्डिया, नेजल कंजेशन और हॉर्नर सिंड्रोम, पीपल छोटे होने लगते हैं उसको, इस वजह से तो सर्वाइकल सिंपैथेटिक ब्लॉक होता है। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी और अरेस्ट, पेशेंट बहुत बार कंप्लेन करता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर आई फील दैट आई एम नॉट गेटिंग इनफ टू ब्रीथ। समटाइम पेशेंट विल पैनिक एंड शेक द हेड बैक एंड फोर्थ टू गेट मास्क ऑफ देयर फेस, इसको बोलते हैं शेकिंग हेड साइन। ठीक है, इन शॉर्ट पेशंट बोलता है कि कैसे तो हो रहा है, मराठी में उसको बोलते कि कस तरी होत आहे, पेशंट सांगतो कैसे तो हो रहा है, उसका मतलब कि पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रूवन इट इज हाइपोटेंशन, दूसरा कुछ कारण नहीं है, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन पहला आपके दिमाग में आना चाहिए कि पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है कैसे तो हो रहा है तो हाइपोटेंशन है। उसके बाद अगर नमनेस आ रहा है, ब्रैडिकार्डिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका मतलब है हाई स्पाइनल हो रहा है। To avoid that spinal level, one should assess the patient continuously for 15 minutes. Drug is settled in almost 15 minutes. एनाविन देंगे तो 15 मिनट्स में वो सेटल हो जाता है। 15 मिनट के बाद आप थोड़ा हेडलो देंगे तो भी ड्रग स्पीड ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो 15 मिनट्स तक आपको कंटिन्यू पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। कंटिन्यू, वी हैव टू टॉक विद द पेशेंट कंटिन्यू, आर यू फीलिंग ओके, शो मी योर टंग। टंग दिखाते टाइम हम लोगों को दो चीजें पता चलती है, एक तो पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं वो भी पता चलता है, और टंग के पिंक कलर होगा या जो भी कलर है उस हिसाब से पैलर की सिवियरिटी पता चलती है। व्हाट्स योर नेम, अब नाम पूछते तो उसकी वॉइस क्वालिटी पता चलती है, शालो हो रहा है वॉइस या प्रॉम्प्ट वॉइस है। ठीक है, डज हर फेस डिस्प्ले एंजाइटी, आस्क हर टू टेक डीप ब्रीथ, पेशेंट को लंबी सांस लेने के लिए जो हम बोलते हैं तो हम लोग का ध्यान रखना चाहिए कि थोरैको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन है या सिर्फ थोरैसिक रेस्पिरेशन है। सिर्फ थोरैसिक रेस्पिरेशन होगा इसका मतलब सारे एब्डोमिनल मसल रेस्पिरेटरी के लिए जो लगते हैं वो आप लोगों ने पैरालाइज किया हुआ है, स्पाइनल लेवल थोड़ी ऊपर आ चुकी है। आस्क हर टू स्क्वीज योर फिंगर, उसको आप लोग अपना हाथ दबाने के लिए बोलते हैं एनेस्थेटिस्ट लोग कि हैंड में कितनी मोटर पावर है उसके लिए। व्हाट इज हर हैंड टेम्परेचर, अगर कोल्ड एक्सट्रीमिटीज रहेंगे हैंड तो भी हाई स्पाइनल रहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट वासोडाइलेशन। आर द हैंड वेन्स डायलेटेड, ask the patient do you feel normal hands or do they feel a little numb। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हाई स्पाइनल बहुत बार होता है, नॉर्मल ओबेस पेशेंट में भी होता है, नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में भी होता है, हर्निया अम्बिलिकल हर्निया ओबेस पेशेंट इसमें भी होता है, हाई स्पाइनल मेरे से भी बहुत बार हो चुका है। लेकिन कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसको, द पेशेंट शुड बी रीअश्योर दैट द ब्लॉक विल रिग्रेस, टेल हर दैट दिस कैन हैपन एंड यू विल हेल्प देम टू ब्रीथ। Hypotension and bradycardia should be managed early and aggressively with ephedrine, ibuprofen and atropine respectively। ब्रैडिकार्डिया होगा तो एट्रोपिन दे दीजिए और हाइपोटेंशन होगा तो आइबुप्रोफेन फास्ट करना और एफिड्रिन चॉइस ऑफ ड्रग टू प्रिवेंट कार्डियक अरेस्ट। बहुत बार एनेस्थेटिस्ट पेशेंट असिस्ट करने में ही बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो मूव टू एनेस्थेसिया मास्क, ऑक्सीजन मास्क एंड सर्कल सिस्टम एज अर्ली एज पॉसिबल, स्टार्ट हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, डोंट फस अराउंड असेसिंग द पेशेंट। My personal experience is that in high spinal, none of the patient required intubation. You usually don't have to intubate the patient. If patient become unresponsive, then only probably you should have to intubate. But during intubation, don't forget to give preferred pressure, especially in full-term patient. May not need relaxant to intubate. Intubation करने के लिए normal patient में हम लोगों को schooling देना पड़ता है relaxant. लेकिन अगर high spinal, total spinal है, तो उसमें relax paralyze हुआ है spinal की वजह से। Respiratory paralysis usually does not last long, 5 to 15 minutes. ठीक है, अगर होता उसको हम लोगों ने इंटुबेट किया था, किया था, लेकिन 5 मिनट में उसका सारा सिस्टम सबड्यूरल की जरूरत। Now come to the cardiac arrest. Cesarean section have to with 4 minutes cardiac arrest देने के बाद तो सर्जन shoot the baby within 5 minutes of cardiac arrest. Very important. Obstetrician can say that I will not touch the patient, so I am not going to do anything. It may leads to death of the mother and fetus both. अगर कार्डियक अरेस्ट होता है स्पाइनल देने के बाद तो एनेस्थेटिस्ट इंटुबेट करता है, सीपीआर अपना शुरू करता है, लेकिन ऑब्स्टेट्रिशियन की ये ड्यूटी है कि बेबी को 5 मिनट के अंदर वो
सीजर करके डिलीवर करे, इससे बेबी भी बचता है, मदर का कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ग्रेविड यूटेरस का प्रेशर रिलीज होता है इंफीरियर वेना केवा पे और मदर भी बचती है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है। Now come to the next complication, postdural puncture headache, that is the PDPH. Headache is usually symmetrical, frontal or occipital. Other symptoms include photophobia, nausea, vomiting, neck stiffness, tinnitus, diplopia, dizziness. पोस्चरल रहता है जनरली, पेशेंट जब लेटती है तो पेन नहीं रहता है, जैसे बैठती है अपराइट पोजीशन पे या सिटिंग पे तो एग्रीवेट हो जाता है। जनरली 12 से 24 घंटे के बाद ये शुरू हो जाता है। फ्रीक्वेंटली कोरिलेट्स विथ नीडल साइज, जितना नीडल साइज बड़ा रहेगा नीडल बोर उतना ज्यादा पीडीपीएच के चांसेस रहते हैं। ट्रीटमेंट प्लान क्या रहता है, ये रेजिडेंट लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पीडीपीएच के लिए या हेडेक के लिए एनेस्थेटिस्ट को फोन किया जाता है, तो ये आप लोग समझ लीजिए उसका मैनेजमेंट क्या है। लाइफस्टाइल चेंज करनी, थोड़ा बेड रेस्ट देनी है, उसको सिटिंग अवॉइड करना है, पिलो नहीं देनी है, एब्डोमिनल बाइंडर यूज करना है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आईवी दे रहे हैं तो 15 ml पर केजी पर आवर से दीजिए, ओरल दे रहे हैं तो एटलीस्ट 3 लीटर पर डे, 3 लीटर्स, और कोई भी एनाल्जेसिक दे सकते हो। इसके बावजूद भी अगर नहीं रुकता है तो आप एनेस्थेटिस्ट को कॉल कीजिए, वो स्पिनोपेलेटाइन ब्लॉक देगा ज़ाइलोकेन जेली से। बहुत सिंपल है, वैक्स बर्ड पे ज़ाइलोकेन जेली लगाइए और नाक के अंदर दोनों साइड को अंदर लगा दीजिए, उससे पेन तुरंत रुक जाता है। नेक्स्ट ड्रग इज टैबलेट हेडसेट। दिस ड्रग इज नॉट मेंशन इन एनी बुक बट आई हैव यूज्ड मेनी टाइम्स, वेरी गुड रिजल्ट including sumatriptan and naproxen 500 mg for PDPH tablet headset BD। ओरल और आईवी कैपिंग भी दे सकते हैं, आईवी थियोफाइलिन भी दे सकते हैं। ये सब करने के बावजूद भी अगर हेडेक नहीं रुकता है तो एपिड्यूरल ब्लड पैच दिया जा सकता है, लेकिन उसके भी अलग अपने कॉम्प्लिकेशन है, इन्फेक्शन है ये, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल हेडेक आफ्टर सीजर आर स्पाइनल, आफ्टर स्पाइनल और आफ्टर सीजर आर पीडीपीएच और ऑब्स्टेट्रिशियन। स्पेशली जब भी पेशेंट को दूसरे दिन या तीसरे दिन हेडेक होता है तो तुरंत एनेस्थेटिस्ट को फोन करते हैं, स्पाइनल दिया था उसको बहुत दर्द हो रहा है। दूसरे भी कारण हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है पेशेंट, अर्ली एम्बुलेशन हो सकता है, सीवियर गैस्ट्राइटिस हो सकता है, हाइपरएसिडिटी, उसको पहले रूल आउट करना चाहिए। Another complication is lower body neurodeficit, transient neuropathic syndrome after spinal or epidural. Very rarely due to direct needle trauma, chemical nerve damage, hematoma or infection. Usually this happens due to nerve stretch or pressure due to aggressive positioning in an attempt to perform normal delivery. सीजर को कॉल देने के पहले हम लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो पोजीशन देते हैं, एग्रेसिव प्रेशर देते हैं, उसकी वजह से ज्यादातर न्यूरल डेफिसिट डेवलप होता है। उनमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिटिंग इंडियन स्टाइल टू ब्रिंग बेबी डाउन, एक्सट्रीम हिप फ्लेक्शन व्हाइल पुशिंग द बेबी, बटक वेस्ट प्रेशर ऑन sciatic nerve and straps pressure on peroneal nerve in lithotomy position. Another term, obstetric palsy. Cesarean section के टाइम पे there is a rarely due to the baby's head pressing on lumbosacral nerve, it is called obstetric palsy. There is a neurodeficit or transient neuropathic syndrome, it is called obstetric palsy. Obstetrician retractor during seizure can damage the femoral nerve. बहुत बार सीजर करते टाइम पे एक्सटेंसिव रिट्रैक्टर यूज करने की वजह से भी femoral nerve डैमेज होती है। Therefore, don't always blame on spinal or epidural after neurodeficit. Now come to the next complication, that is failed regional anesthesia. See in blue color, that is for anesthetist. Be honest with yourself, recognize failure and move on plan B. Either you repeat the block or go for GA. Now come to GA. When we use GA is used when patient uses the regional anesthesia. Regional technique is contraindicated for failed emergency cesarean section where there is a we don't want to waste time for the preparation of regional technique, like in fetal distress, cord prolapse, hypovolemic shock or placenta previa. Time should not be wasted in giving regional anesthesia, and general anesthesia is instituted immediately. Manual removal of placenta, evacuation of retained product, cervical suture or uterine inversion, these are other associated conditions in which we require general anesthesia. Now come to the basic protocol for general anesthesia in cesarean section. Preparation, all required drug and intubation equipment must be checked and ready to use due to high chance of aspiration in region, therefore higher chances of aspiration. Therefore aspiration prophylaxis is must, including antacid and antiemetic. Switch on suction machine and place suction catheter under the pillow of the patient. Left lateral teat is essential to prevent aortic cable compression. स्पाइनल में हम लोग स्पाइनल देने के बाद जब पेशेंट को सुपाइन करते हैं तो लेफ्ट लेटरल देते हैं या वेज रखते हैं, लेकिन जीए में पेशेंट को सुपाइन रखकर हम लोग जीए देते तो उस टाइम पे वेज मस्ट बी इंसर्टेड अंडर द पिपेट्स।
An assistant must be available in OT. One should perform for the required pressure and other to assist anesthetist. Pre-oxygenation for 5 to 7 minutes with 100% of oxygen. It provides the reserve of oxygen for a period of apnea after induction and paralysis. Before intubation, abdomen should be prepared, draped, and obstetrician should be ready with knife in his hand, ready to cut prior to induction. This is for what? This is to minimize anesthetic drug transfer to the fetus. जब जनरल एनेस्थेसिया देना होगा तो ऑब्स्टेट्रिशियन गाउन वन पहन के रेडी रहना चाहिए, उसके बाद ही इंडक्शन शुरू करना है, ठीक है। जब जनरल एनेस्थेसिया बहुत रेयरली गायनिक ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट में सीजर के लिए जनरल एनेस्थेसिया देना पड़ता है, तो जनरल एनेस्थेसिया एक स्विंग की तरह रहता है, सारे लोग भागते दौड़ते, there are higher chances of mistake. Therefore, anesthetist must be good and experienced for all the anesthesia in setting section. Now come to the induction. Induction consciousness with propofol, ketamine, or thyroid control as per the patient. Should be to stop the anesthetic placenta and attain equilibrium in 10 to 15 minutes. Unless with choline. Bagging should be avoided at the patient is full stomach. Bagging was and this induction intubation should be done at the required. Required should be kept as it is till the trachea is intubated. Intubation should be put to attempt and trauma to the equipment. Confirm placement by means of chest movement, stethoscope, or entitled CPAP. In cup, then we and see low that you can fill during the procedure between and anesthetist. Anesthetist can, the patient is still awake, don't make an incision, or obstetrician can ask, may I make the incision now? Now come to the maintenance. Before delivery of the baby, 50% nitrous oxide and 50% oxygen should be used. Volatile agent can be used, out of which isoflurane is the choice of drug, big choice of volatile agent, because it maintains cardiac output. Administer non-pressor relaxant in the scoly septia. We can use atracurium. At the time of delivery, infuse oxytocin as per the obstetrician. Keep on anesthesia with an opioid drug. 30% as cesarean section. We have to reduce the oxygen concentration from 50% to 35% on anesthesia machine. Now you can remove the weight which is placed under right hip before induction. Risk of aspiration will be reduced by emptying the stomach before extubation. Nasogastric tube डाल के राइस ट्यूब डाल के हम लोग stomach aspirate कर सकते हैं extubation के पहले. Administer 100% oxygen, stop nitrous oxide and all inhalation agent. Reversal should be done with neostigmine or glycopyrrolate. Suction, deflate the cuff and then you can extubate. Make patient awake after through suction of the pharynx. Apply oxygen mask and now you can move the patient to the recovery area. Advantage of the general anesthesia. General anesthesia is a definite anesthesia, quick onset, therefore very suitable for emergency. Systemic vascular resistance is maintained high, therefore no need to increase cardiac output to maintain mean arterial pressure. Choice of anesthesia in hypovolemia, cardiac stenosis disease or pulmonary hypertension. A disadvantage. Mother is not awake for the birth. He misses the first cry of the baby. There is always risk of unprotected airway, possible can't ventilate scenario. Nausea, post-operative pain, and sore throat are the common complications. In one study, it is concluded that the fetal exposure of more than 8 minutes was associated with increased neonatal depression. General anesthesia induced करने के बाद 8 मिनट के अंदर surgeon have to remove the baby from the uterus. Infant exposure to general anesthesia have lower Apgar score at 1 minute, but no difference at the 5 minutes. There are some alteration in neurobehavioral score of mother after general anesthesia. Now come to the complication. Most important complication is difficult intubation or failed intubation. The airway must always be assessed before elective or emergency surgery. Inability to visualize the uvula fossil pillars. This is for obstetrician student. जब हम लोग पेशेंट को आ करने के लिए बोलते हैं मालूम पट्टी क्लासिफिकेशन, तो आपको अगर फॉसिल पिलर यूला ऑब्जर्व नहीं होता है तो यू हैव टू इन्फॉर्म एनेस्थेटिस्ट दैट देयर इज अ इनएडिक्वेट माउथ ओपनिंग. ओबेसिटी, शॉर्ट नेक, रेसिडिंग मैंडिबल or protuberant maxillary incisure are all important warning sign of potential difficult airway.
फेल्ड वेंटिलेशन कॉजेस न्यूरोलॉजिकल इंजुरी और डेथ। ऑब्स्टेट्रिक में जितने भी कॉम्प्लिकेशन और मैटरनल डेथ अब तक हुए हैं, मैक्सिमम एनास्थेटिक कॉम्प्लिकेशन आर फेल्ड इंट्यूबेशन और मैक्सिमम ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन आर ह्यूमरेज। दो ही चीजों की वजह से मैटरनल डेथ हुए हैं अब तक के स्टडी बताता है। ठीक है, इफ इंट्यूबेशन इज डिफिकल्ट, इंश्योर दैट रिक्वायर्ड प्रेशर इज अप्लाइड करेक्टली, try with alternate laryngoscope blade, insert boogie, and you can then railroad the endotracheal tube. Try smaller size of endotracheal tube. As a general rule, scoling should be given at once. अगर आपको स्कोलिंग के सिंगल शॉट देने के बाद लैरिंक्स विजुअलाइज नहीं होता है तो आप स्कोलिंग रिपीट नहीं करेंगे। There should be normally a maximum of 3 attempts before proceeding to failed intubation drill. हम लोग फेल्ड इंट्यूबेशन ड्रिल में अगली स्लाइड में बताऊंगा इन शॉर्ट वो कब करेंगे, जब 3 अटेम्प्ट लेने के बावजूद भी आप इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे पेशेंट को। फेल्ड इंट्यूबेशन ड्रिल, हर एक एनेस्थेटिस्ट के मन में अपना खुद का एक प्रोटोकॉल फेल्ड इंट्यूबेशन होने के बाद क्या करना है वो डिसाइड किया हुआ रहता है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि अगर नहीं हो पाता इंट्यूबेशन तो रिक्वायर्ड प्रेशर मेंटेन करना है, 100% ऑक्सीजन से पेशेंट को वेंटिलेट करना है। Oxygenation should be the priority or prime importance of the anesthetist. It is better to have live patient with pulmonary aspiration than a patient dead from hypoxic cardiac arrest. अर्जेंसी कितनी है सिजेरियन सेक्शन की वो देख के हम लोग स्कोलिंग का इफेक्ट जाने के बाद पेशेंट को जगा सकते हैं, अलाउ हर टू वेक अप। इफ मास्क वेंटिलेशन इजी देन एनेस्थेसिया कैन बी कंटिन्यू। ये हर एक एनेस्थेटिस्ट का अपना अपना नजरिया है कि मास्क वेंटिलेशन अच्छे से हो रहा है तो अंडर फेस मास्क वेंटिलेशन ही सीजर प्रोसीड करना है या नहीं करना है, या लैरिंजियल मास्क यूज करना है। लैरिंजियल मास्क आर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, लेकिन कुछ लोग लैरिंजियल मास्क यूज करके सीजर करा सकते हैं, या तो फिर 6 नंबर की एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के भी करा सकते हैं, एलएमए डाल के उसके ऊपर ट्यूब डाल के कराया जा सकता है। If prolonged ventilation is required, large endotracheal tube can be substituted using airway exchange catheter. कॉम्बी ट्यूब भी चॉइस है, लेकिन उसके लिए भी एक्सपीरियंस एनेस्थेटिक चाहिए और वो कॉम्बी ट्यूब से फैमिलियर चाहिए। अगर सब करने के बावजूद भी कांट इंटूबेट, कांट वेंटिलेट पोजीशन होती है, नहीं कर पाते हम लोग पेशेंट को वेंटिलेट, तो प्रिकोथायरॉयडोटॉमी मस्ट बी डन विदाउट एनी डिले। ठीक, पैनिक, कंफ्यूज एंड एनी एक्सपीरियंस एनेस्थेटिस्ट and can't intubate, can't ventilate scenario can lead to death of the patient on table. Now come to the post-operative pain management. Non-steroidal anti-inflammatory drug can be used. It reduces the requirement of opioids. They exert an anti-inflammatory effect on incision site also reduces the uterine cramp. Opioids can be used like tramadol, fentanyl, and morphine. Good combination is paracetamol and tramadol. I am using regularly 1 gram paracetamol drip in which I added 2 ml of tramadol and slowly infused to the patient. Good analgesia. Diclofenac suppository बिठा सकते हैं आप 100 mg और 200 mg as per the weight of the patient. And then जैसे ही suppository का effect wash out होता है 50 mg orally 8 hourly can be given. स्पाइनल ओपॉइड्स अगर ऐड करते हैं फेंटानिल स्पाइनल में तो बहुत जल्दी पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर एपिड्यूरल दिया हुआ है तो सेम एपिड्यूरल कैन बी यूज्ड, सेम एपिड्यूरल कैथेटर कैन बी यूज्ड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनालिसिस। सिर्फ ड्रग का कंसंट्रेशन और डोज उस हिसाब से वेरी करना पड़ता है। लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक ड्यूरिंग सर्जरी अगर स्पाइनल दिया हुआ है तो जैसे ही सर्जरी क्लोजर शुरू करते हैं तो उसी समय अगर लोकल इन्फिल्ट्रेट करते हैं, नर्व ब्लॉक करते हैं और सर्जिकल साइट को लोकल इन्फिल्ट्रेशन करते हैं तो वो भी पेन रिलीफ के लिए अच्छा रहता है। Now come to the drug that crosses the placenta. Each and every drug crosses the placenta. Fentanyl, inhalational agent, thiopentone, propofol, relaxant. Atropine rapidly crosses, but glycopyrrolate poorly transferred. Okay, diazepam, midazolam. Each and every drug crosses the placenta, but midazolam is better than diazepam. Glyco is better than atropine to avoid the rapid crossing of placenta. Thiopentone rapidly crosses placenta in 30 seconds. तो जब हम लोग जनरल एनेस्थेसिया के लिए थायोपेंटोन या डायजेपाम यूज करते हैं तो पेडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि थायोपेंटोन यूज किया है, तो पेडियाट्रिशियन रिससिटेशन के सारे इक्विपमेंट लेके तैयार रहता है। ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ है। मेडिको लीगल लॉ
रिलेटेड टू एनेस्थेसिया बुक में जो आप लोगों के सीजर से रिलेटेड पॉइंट है उतने पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं. Availability of licensed qualified anesthesiologist within 30 minutes of decision to perform the emergency cesarean section when fetal distress is declared. अगर आप लोग पेशेंट के रिलेटिव को बोलते हो कि अभी मान लो 4 बजे हम लोगों को 4:30 बजे सीजर को लेना है, मतलब 4 बजे अभी पेशेंट को इमरजेंसी सीजर के लिए लेना है, तो 4:30 बजे के अंदर एनेस्थेटिस्ट आपका ओटी में चाहिए. ये रूल है कि 30 मिनट्स के अंदर एनेस्थेटिस्ट शुड बी इन ओटी इफ देयर इज अ emergency like fetal distress. Anesthesiologist should be standby even in normal labor and should be immediately available to perform an emergency cesarean delivery if required. Anesthesiologist to be responsible for all anesthetic drug administered by him. Availability of qualified, ये क्यों बता रहा हूँ मैं anesthesiologist should be responsible, क्योंकि ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि anesthesiologist ओटी में पहुंचने के पहले सिस्टर ने एनाविन की जगह पे एट्राक्यूरियम भर के रखा हुआ था इसमें सिरिंज में, और वही बाय मिस्टेक स्पाइनल में दिया गया और पेशेंट की ऑन टेबल डेथ हो गई. दूसरी केस एक है कि पॉज ट्रांएग्जामिक एसिड का इंजेक्शन है, वो भी बाय मिस्टेक एनेस्थेटिक ड्रग की जगह पे दिया गया था, इसलिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट इज द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर वॉट एवर ड्रग ही इंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट्स बॉडी. Availability of the qualified obstetrician during administration of anesthesia. बहुत बार पेरीफेरी में होता है ऐसा, ऑब्स्टेट्रिशियन और एनेस्थेटिस्ट दोनों ऑन कॉल रहते हैं. हॉस्पिटल ओनर इज जनरल प्रैक्टिशनर, तो ऑब्स्टेट्रिशियन बहुत बार बोलता है आई एम ऑन द वे, यू कैन गिव द स्पाइनल टिल आई रीच, यू कैन पेंट एंड ड्रेप. नो, जब तक आप ऑब्स्टेट्रिशियन को ऑब्स्टेट्रिशियन थिएटर में नहीं देखेंगे, जब तक ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं पहुंचेगा, तब तक एनेस्थेटिस्ट ने इंड्यूस नहीं करना चाहिए. Availability of qualified anesthetist and availability of qualified obstetrician both are important inside the OT at the time of induction. Availability of the equipment, facilities, oxygen and support personnel is always necessary. Pediatrician for resuscitation of the depressed neonate. Pediatrician भी रहना बहुत जरूरी है. Consent, mother's own consent request for labor pain is sufficient. Painless labor लेना है तो मदर की own consent चलेगी, लेकिन सीजर करना है तो हस्बैंड कंसेंट इज मस्ट. एनी सर्जरी रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल, हर हस्बैंड सिग्नेचर, हस्बैंड कंसेंट इज मस्ट. विटनेस सिग्नेचर फ्रॉम आवर साइड. बहुत बार क्या होता है कि सीजर के लिए पेशेंट की साइन होती है, हस्बैंड की साइन होती है, और विटनेस के लिए उन्हीं के किसी रिलेटिव की साइन ली जाती है, लेकिन जब कोर्ट में केस चला जाता है तो विटनेस उनके बाजू से ही सारी बातें बोलता है. तो आपके ऐसे हॉस्पिटल स्टाफ को विटनेस बनाइए जिसका ओटी से कुछ लेना देना, या तो रिसेप्शन काउंटर से बना सकते, मामा मौसी का सिग्नेचर ले सकते जो ओटी का काम नहीं करते, बाहर ही रहते. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी ऑफ द रिस्क फैक्टर शुड बी कंसल्ट विद द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट टू परमिट जॉइंट मैनेजमेंट प्लान. पीआईएच, अस्थमा, ओबेसिटी, थायराइड, प्रीवियस एनेस्थेसिया प्लान, कॉम्प्लिकेशन. ऑब्स्टेट्रिशियन ने हर एक चीज एनेस्थेटिस्ट को बतानी चाहिए. बहुत बार ऑब्स्टेट्रिशियन भूल जाते हैं, या कुछ ऑब्स्टेट्रिशियन इंटेंशनली एनेस्थेटिस्ट को नहीं बताते कि एनेस्थेटिस्ट मेरा केस पोस्टपोन कर देगा, इस वजह से ये बहुत बड़ा निग्लिजेंस हो सकता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रॉली स्पॉन्ज एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट इज मस्ट इवन इन डैम इमरजेंसी. बहुत इमरजेंसी रहेगी तो भी कितने मॉप लिए है, कितने इंस्ट्रूमेंट लिए है, काउंट लेना मस्ट है. आप उसका फोटो निकाल कर रख सकते हैं अगर काउंट नहीं कर पाते तो. ठीक है. अभी बहुत सारे केसेस हुए हैं कि सीजर के टाइम अंदर स्पॉन्ज रह गया, पेशेंट सेफ्टी से नेट चला गया, डेथ हो गई. तो ये सब अवॉइड करने के लिए स्पॉन्ज एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट इज मस्ट. नाउ कम टू द समरी. Cesarean section is a risky surgery with happy event which requires good teamwork. Pregnant patient should be considered always full stomach even if she is fasting. Decrease in oxygen reserve, but there is increase in oxygen requirement. Narcotic diminishes the respiratory rate to almost zero. Therefore, avoid narcotics. Forfeit, Phenergan, fentanyl, Viprigesic, ये सब अवॉइड करना है जब तक बेबी अंदर है तब तक. उसके बाद एनाल्जेसिक के लिए आप दे सकते हो, लेकिन बहुत कम डोज में. Severe hypotension by any reason will cause medullary ischemia, apnea, and even death of the patient if not treated aggressively in time. Epidural is most dangerous than spinal because of the large drug volume. Spinal anesthesia remains the choice of technique for uncomplicated elective cesarean section and in many emergency cesarean section. Fetal well-being is always assessed before induction by means of fetal Doppler.
failed intubation is the major cause of anesthesia related maternal mortality, and unable to achieve hemostasis, that is hemorrhage, is the major cause of obstetric related maternal mortality. Life of mother should be priority over delivery of the fetus. Most obstetric morbidities are occurred due to severe hemorrhage and severe preeclampsia. Thank you for listening very patiently. The now session is open for your questions. And if you people are interested, we can discuss in next some session about obstetric emergency, practical tips, how to manage like preeclampsia, eclampsia, placenta previa, PPH, rupture uterus, retained placenta, amniotic fluid, ectopic, painless labor, and anesthesia in pregnancy for non-obstetric surgeries. Thank you, Dr. Deepak sir, for a detailed explanation about the topic and also all the possible practical difficulties which we face during cesarean section. So I'm really thankful to you, sir, and I request the scholars, if you have some queries, I will begin with the question session. There are 2 questions in the chat box, sir. Am I audible to you? Yes, yes. Why epidural I'm asking the anesthesia is first question. considered? Yes, sir. Why epidural anesthesia Directly is you can considered? read. Yeah. Why epidural anesthesia is Okay. considered the best choice in PIH? PIH patient में vascular resistance, peripheral vascular resistance बहुत ज्यादा रहता है. ऐसे पेशेंट में जब हम लोग स्पाइनल देते हैं तो सडन हाइपोटेंशन होता है. ऑलरेडी पीआईएच पेशेंट कुछ ना कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पे चलते रहे, तो निकार्डिया रिटार्ड देते हैं आप लोग, लेविटोलॉल देते हैं, और बहुत बार एनेस्थेटिस्ट रिफ्यूज करेगा, इसलिए एनेस्थेटिस्ट आने के जस्ट पहले डेपिन टंग के नीचे रख देते हैं. तो ऐसे कंडीशन में अगर स्पाइनल दिया जाता है तो सडन हाइपोटेंशन होता है, उसको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है. तो इसीलिए पीआईएच में हम लोग एपिड्यूरल देते हैं. एपिड्यूरल में सडन फॉल नहीं होता है, बीपी में ग्रेजुअल हाइपोटेंशन होता है, उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं, इसलिए एपिड्यूरल इज ऑलवेज चॉइस इन पीआईएच. Now, second is in case of spinal deformity like scoliosis, shall we go for GA only or spinal can be taken into consideration? Yes, we can give spinal. No, the spinal deformity is not an absolute contraindication of spinal anesthesia. How anesthetist is how much skillful in scoliosis, kyphosis or spinal deformity, though none of the spinal deformity or spinal instrumentation case is contraindicated for spinal. They are relative contraindication. Therefore, we can proceed with a spinal anesthesia also. Okay, the next question from Shruti Sharma. During operation, after giving anesthesia, if patient aspirate the gastric content, then what should be the management? Yes, if patient goes aspirate the gastric content, one should suction through the trachea. ट्रकिया से आप लोगों को डीपली सक्शन करना चाहिए. अगर सॉलिड पार्टिकल है, ट्रकियल सक्शन से नहीं निकल रहे हैं, तो ब्रोंकियल लवाज करके एक प्रोसीजर रहती है. ब्रोंकोस्कोप डाल के हम लोगों को लंग में जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है उनको वॉश करके निकालना पड़ता है. दूसरी चीज, एंटीबायोटिक को पेशेंट को तुरंत एंटीबायोटिक पे शिफ्ट करना है, स्टेरॉइड देने हैं, और पेशेंट को अगर सैचुरेशन नहीं मेंटेन कर रहा है तो इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है. ठीक है, और वेंटिलेटर से वीनिंग करने के बाद, यानी कि वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करने के बाद ही कुछ दिन पेशेंट को रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी देनी पड़ती है. Now, if patient develops seizure convulsion, then what is the management for this? Yes, पेशेंट को अगर कन्वर्जन आते हैं तो अगर एनेस्थेटिस्ट है वहां पे, तो एनेस्थेटिस्ट की चॉइस ऑफ ड्रग है थायोपेंटोन सोडियम. एनेस्थेटिया के लिए इंडक्शन डोज उसका बहुत ज्यादा है, लेकिन कन्वर्जन के लिए 2 mg पर kg दे सकते हैं. अगर आपके पास जब कन्वर्जन आ रहे हैं पेशेंट को प्रीक्लेम्सिया में और इक्लेम्सिया में और एनेस्थेटिस्ट नहीं अवेलेबल है, तो आप लोग एप्टाइन दे सकते हैं. कन्वर्जन का रीजन क्या है वो आपको ढूंढना पड़ेगा. पहले मान लो पीआईएच से रिलेटेड है तो आपको मैक्सल, एप्टाइन वगैरह देना है. अगर हाइपोक्सिया से रिलेटेड है तो ऑक्सीजन देना है. हाइपोटेंशन से भी कन्वर्जन आते हैं. हाइपोटेंशन से है तो आपको हेडलो पोजिशन देना है, आईवी लोड करना है और सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग देने हैं. ठीक है, एनेस्थेटिस्ट रहेगा तो थायोपेंटोन देगा, आप रहेंगे तो आप मिडाजोलम दे सकते हैं, एप्टाइन दे सकते हैं, मैक्सल दे सकते हैं. अगर आप इंट्यूबेशन में एक्सपर्ट है, आपको लगता है आप इंट्यूबेट कर सकते हैं पेशेंट को, तो आप थायोपेंटोन दे सकते हैं. अदरवाइज थायोपेंटोन नहीं देना है, सिर्फ सीडेट करना है पेशेंट को. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाउ कैन
Anita Verma, how can we assess the anesthetic drug is going in epidural or dural space in spinal epidural? जब हम लोग एपिडुरल एनेस्थेसिया देते हैं तो टेस्ट डोज देते हैं 2 ml का टेस्ट डोज देते हैं 2 ml का जो टेस्ट डोज देते हैं वो ड्रग रहता है लॉक्स विथ एड्रेनालिन ज़ाइलोकेन विथ एड्रेनालिन अगर ये 2 ml का ड्रग सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है एक्सीडेंटली तो लोकल एनेस्थेटिक होने की वजह से पेशेंट को स्पाइनल का इफेक्ट आएगा 2 ml ड्रग में ही पेशेंट बोलेगा पैरों में झंझनाहट हो रही है पैर भारी हो रहे हैं मतलब स्पाइनल का इफेक्ट आएगा अगर वो एक्सीडेंटली सब एरेक्नोइड स्पेस में चला जाता है इपिडुरल का ड्रग दूसरी चीज अगर वो इंट्रावेस्कुलर जाता है तो हम लोग लॉक्स विथ एड्रेनालिन देते हैं एड्रेनालिन लेने की वजह से तुरंत मॉनिटर पे टैकीकार्डिया दिख जाता है इसलिए हम लोग समझ जाते हैं कि ड्रग अपना सब एरेक्नोइड स्पेस में गया है या इंट्रावेस्कुलर गया है ठीक है नेक्स्ट If you have any other questions, please ask. डायरेक्ट फेस टू फेस भी पूछना है सर से तो पूछ सकते हो हाँ पूछ सकते हैं अभी फर्स्ट ईयर के ज्यादातर स्टूडेंट रहेंगे देखे नहीं होंगे ज्यादा सीजर वगैरह तो जब आप लोग देखेंगे सीजर या प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे 1-2 साल प्रैक्टिस के हो जाएंगे 100-150 सीजर जब करेंगे तब ये प्रेजेंटेशन है ये फिर से देखिए अभी ये रिकॉर्ड अच्छी बात है कि ये रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो 1 साल के बाद जितने आप मान लो 50-60 सीजर कर लोगे तो फिर एक बार इससे सुनिए तो आपको पता चलेगा ईच एंड एवरी सेंटेंस मेंशन इन दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रैक्टिस बहुत सारी चीजें बुक में नहीं है बुक जो लोग लिखते हैं ज्यादातर 4 कमरे के अंदर बैठ के लिखते हैं फील्ड पे और बुक में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है ठीक है तो ये स्लाइड शो या ये प्रेजेंटेशन बहुत संभाल के रखो इसमें अपडेट आते रहेंगे कुछ ना कुछ नया सिंपैथेटिक ड्रग आएंगे एनेस्थेटिक ड्रग आएंगे लेकिन बेसिक प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ दी वही रहेंगे सर यू मेंशन रिक्वायर्ड प्रेशर प्लीज इलैबोरेट देखो रिक्वायर्ड जब हम लोगों को इंट्यूबेट करना रहता है पेशेंट को तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एनाटॉमी पता होगी कि इसोफेगस रहता है इसोफेगस और इसके लैरिंक्स के बीच एपिग्लॉटिस रहता है एपिग्लॉटिस जब हम लोग खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस फोकल कॉर्ड को क्लोज करता है जब हम लोग बात करते हैं तो फोकल कॉर्ड एपिग्लॉटिस इसोफेगस को क्लोज करता है ठीक है लेकिन जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो एवरीथिंग इज पैरालाइज सब पैरालाइज हो जाता है उसका एयरवे ओपन है उसका इसोफेगस ओपन है नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में मेल में एडल्ट मेल में मान लो नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट में फुल स्टमक नहीं रहता है स्टमक ऑलमोस्ट एम्प्टी रहता है इलेक्टिव केसेस में लगभग एम्प्टी रहता है लेकिन प्रेग्नेंट पेशेंट शुड बी ऑलवेज कंसिडर एज अ फुल स्टमक तो हम लोग जब फ्रीक्वेंट प्रेशर देते हैं ये फ्रीक्वेंट कार्टिलेज रहता है पेशेंट को जब सुपाइन बिताते हैं तो इसके ऊपर प्रेशर देके रखते हैं तो इसोफेगस कोलैप्स हो जाता है तो जब मान लो थोड़ा बहुत भी अगर फ्लूइड आता है स्टमक से ऊपर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर से तो प्रेशर की वजह से वो इसोफेगस से अपर एयरवे में माउथ कैविटी में नहीं आता है फ्रीक्वेंट प्रेशर मेंटेन रखते हैं और उसको रिलीज कब करते हैं जब एंडोट्रैकियल ट्यूब अंदर जाती है हम उसका कफ इन्फेक्ट करते हैं तो उसको रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं सेलिक्स मैन्यूअर बहुत अच्छे से यूट्यूब पे है इसका वीडियो फ्रीक्वेंट प्रेशर का आप देख लीजिए ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेग्नेंट पेशेंट में फ्रीक्वेंट प्रेशर फुल स्टमक पेशेंट एओर्टिक वॉल्व कंप्रेशन ये बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है फुल टर्म पेशेंट में ठीक है एनी अदर क्वेश्चन ये फ्रीक्वेंट प्रेशर का क्लियर हो गया चारू शर्मा क्लियर हुआ है फ्रीक्वेंट प्रेशर का Yes, sir. हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंट प्रेशर अगर स्पाइनल देने के बाद भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है एनेस्थेटिस्ट अगर इंट्यूबेट करने लगता है तो कोई ना कोई असिस्टेंट वहां पे चाहिए जो फ्रीक्वेंट प्रेशर अच्छे से अप्लाई कर सके ठीक है बहुत बार लैरिंग्स एंटीरियरली रहता है बहुत वो लैरिंगोस्कोपी के टाइम पे वो विजिबल नहीं रहता है तो उस समय हम लोग फ्रीक्वेंट प्रेशर देते हैं तो इंट्यूबेशन इजी हो जाता है फील्ड इंट्यूबेशन में जो टेक्निक्स बताए उसमें फ्रीक्वेंट प्रेशर भी है एक्सटर्नल मैनिपुलेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड बाय मींस ऑफ फ्रीक्वेंट प्रेशर ठीक है एनी अदर क्वेश्चन
Sir, what will be the complication of thiopentone in newborn or fetus? हाँ, थायोपेंटोन हम लोग जब देते हैं मदर में तो थायोपेंटोन का फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसको रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो थायोपेंटोन देने के बाद 30 सेकंड में वो यूटेरोप्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करता है। प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके बेबी में सैचुरेट हो जाता है। थायोपेंटोन की एक टेंडेंसी है कि बहुत देर तक थायोपेंटोन फैट मॉलिक्यूल को अटैच रहता है और थोड़ी देर बाद वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो मेरा कंसेप्ट क्या है, ये किसी बुक में नहीं दिया हूँ, लेकिन मैं जो समझा हूँ पढ़ के या पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो थायोपेंटोन जब हम लोग मदर को देते हैं तो मदर से वो बेबी के बॉडी में चला जाता है। बेबी के बॉडी में जितने भी फैट है वहां पे वो अटैच हो जाता है और थायोपेंटोन बाद में धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो थायोपेंटोन अगर बेबी के सर्कुलेशन में रहेगा तो बेबी को जब भी डिलीवर होगा बेबी, तो वो एपनिया में ही डिलीवर होगा, इमीडिएट क्राई नहीं लेगा। तो उस समय बेबी को वेंटिलेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए पीडियाट्रिशियन को पहले ही बता के रखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने इसको जनरल एनेस्थेसिया ड्रग दिया हुआ है, तो बी रेडी फॉर रेसिस्टेशन ऑफ द बेबी। एपनिया रहता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, नॉट कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ओके सर। और जीए कैसे देते हैं इसमें देखना है आपको, तो मैं अगर टाइम होगा तो दिखाता हूँ आपको एक वीडियो, स्मॉल वीडियो इसमें है। Ensure that the equipment is prepared. Ensure that the equipment is prepared and check that. ये देखिए प्रिपरेशन रहता है, विजिबल ना? Yes, sir. हाँ, ये प्री ऑक्सीजन करते। प्रेगनेंसी में ये नहीं करना है, बैग मास्क वेंटिलेशन नहीं करना है प्रेगनेंसी में, जस्ट प्री ऑक्सीजनेशन कराना है। लेरिंगोस्कोपी ये हर एक रेजिडेंट को, हर एक डॉक्टर को आना चाहिए, इंट्यूबेशन है। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, हर एक इंटर्न को इंट्यूबेशन सिखाना, सीपीआर सिखाना, ये सबको आना चाहिए। ये जो येलो था वो था एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये देखिए ब्लेड, लेरिंगोस्कोप का ब्लेड जाके फंस रहा है वैलिकुला में। ये पोजीशन रहती है इंट्यूबेशन के टाइम पे। और वो जो पीला दिखेगा वो है वोकल कॉर्ड। वो दो वोकल कॉर्ड के बीच में से हम लोगों को एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करनी है। ठीक है, ट्यूब पास होने के बाद जनरली फीमेल में 21 टू 23 के बीच में, 21 पे ऊपर सेट करते हैं हम लोग लेंथ उसकी, और एडल्ट में 23 तक चलता है मेल में। लेरिंगोस्कोप निकाल लेने के बाद कप इन्फ्लेट करना है। अब इसमें प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड प्रेशर यहाँ तक रखना है। कप इन्फ्लेट करने के बाद आप रिक्वायर्ड प्रेशर निकाल सकते हैं। ये ब्रीदिंग सर्किट को कनेक्ट करना है या अम्बू बैग को कनेक्ट करना है, और बायलैटरल चेस्ट एक्सपेंशन चेक करना है। ये बहुत जरूरी है, बायलैटरल चेस्ट एक्सपेंशन। बहुत बार ट्यूब यूनिलैटरल चले जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम राइट ब्रोंकस में चले जाती है, क्योंकि शॉर्ट है, स्ट्रेट है, तो ट्यूब थोड़ी भी अंदर जाएगी तो राइट ब्रोंकस में चली जाएगी। ठीक है, तो बायलैटरल एयर एंट्री अच्छे से चेक करनी है हमेशा। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई ना, जो जो बताया मैंने? क्योंकि मुझे पता नहीं, ये बहुत बार ऊपर से चला जाता है, मैंने इसलिए हिंदी में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। मुझे लगता है सब लोगों के सब समझ में आया होगा, सबने स्पाइनल देखा होगा कभी ना कभी, जीए देखा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा हिंदी में सब कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। समझ में आ गए ना सबके? जी सर। हाँ, जितने ज्यादा केसेस देखेंगे आप लोग तो धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? Deepak sir, हाँ,
थोड़ा क्वेश्चन, बस मुझे एक चीज जानना था कि जैसे पेनलेस लेबर आपने बहुत सारे कंडक्ट कराए होंगे, तो सर वो मतलब आपका क्या ओपिनियन है कि पेनलेस लेबर इज जस्ट मतलब इट शुड बी यूज्ड वाइडली और यस, नहीं करना चाहिए, मतलब हमारा एक्सपीरियंस उतना नहीं है उससे रिलेटेड। शुड बी यूज वाइडली, शुड बी यूज। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पेनलेस लेबर का। पेशेंट जब 4 सेंटीमीटर डायलेट होती है और ऑब्स्टेट्रिशियन ने हमें ये एश्योर करना चाहिए कि ये सीपीडी नहीं है। अगर ऑब्स्टेट्रिशियन सीपीडी है तो पेनलेस लेबर से होगा नहीं। सीपीडी नहीं है, नॉर्मल होने वाली है, लेकिन पेशेंट पेन नहीं बियर कर पा रही है, तो 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन होने के बाद हम लोग एपिड्यूरल कैथेटर डालते हैं और उसका ड्रग टाइट्रेट करते हैं। मोस्टली एनाविल 0.2% और फेंटानिल 12 माइक्रोग्राम यूज करते हैं इनिशियल डोज। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग पहला डोज देते हैं, पेशेंट का मोटर पावर प्रिजर्व रहता है। मोटर पावर रहता है मतलब पेशेंट बियर डाउन करता है लेकिन उसको पेन नहीं रहता है, क्योंकि हमने सिर्फ सेंसरी ब्लॉक किया है। एपिड्यूरल का यही एडवांटेज है कि एपिड्यूरल यूज करके ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन डोज ये करके हम लोग सेंसरी ब्लॉक करना है, मोटर ब्लॉक करना है या दोनों ब्लॉक करना है, वो सब डिसाइड करते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है और पेशेंट इतना हैप्पी होता है कि उसको दर्द ही नहीं होता। अगर मान लो कोई प्राइमरी है, बहुत लेबर पेन झेल चुकी है पहले टाइम पे, अगर सेकंड टाइम पे उसको अगर एपिड्यूरल देते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि बियर डाउन कर रहे हैं लेकिन पेन बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत बार सिर्फ लास्ट स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में सैक्रल सेगमेंट बहुत बार एपिड्यूरल से स्पेयर रहता है कि नहीं पेन रिलीफ उतना मिलता है, इसलिए लास्ट टाइम पे थोड़ा पेन रहता है। और पेनलेस लेबर का एक और डिसएडवांटेज ये है कि बहुत बार लोअर साइड पे सैक्रल जगह पे मोटर ब्लॉक होने की वजह से बियर डाउन करने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी लगती है, बहुत बार फुर्सेप लगता है या वैक्यूम लगता है। तो जब भी हम लोग एपिड्यूरल पेनलेस लेबर एडवाइस करते हैं तो कंसेंट लेते हैं कि एपिड्यूरल डालने के बाद ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करना पड़ सकते है, वैक्यूम लगाना पड़ सकता है या फिर फुर्सेप डिलीवरी करनी पड़ सकती है। लेकिन एपिड्यूरल अंडर पेनलेस लेबर, और आप सब लोग कभी लेना होगा तो पेनलेस लेबर ही लीजिए। थैंक यू सर। Yes, any other question? Any other questions, scholars? Please ask. Grab this opportunity. बॉस को जैसे जाने मत दो, बट सर को बहुत नॉलेज है तो उसको पूरी तरह यूटिलाइज करो। इतने ऑब्स्टेटिक के इतने सारे बातें हैं बताने के लिए कि एक दिन कम पड़ जाएगा। इतने सारे एक्सपीरियंस है, हर केस अलग रहती है। कहीं ना कहीं ऑब्स्टेटिशियन कुछ गड़बड़ कर देता है, कभी कभी सिस्टर मॉब भूल जाती है, इंस्ट्रूमेंट भूल जाता है, फिर ओपन करना पड़ता है, होता है ऐसे बहुत बार होता है। आपके केसेस करेंगे उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको दिखेंगे। छोटा सा हिमेटोमा भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। यूटरस का आप लोग जब सुचर क्लियर नहीं किया है अच्छी तरह से यूटेराइन एंगल, तो पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन फिर रीओपन करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका यूटरस का ब्लड सप्लाई इतना वास्ट है। अगर आपने यूटरस ओपन किया, बायलैटरल यूटेराइन आर्टरी उड़ गई है और दो ब्लीड हो रहे हैं, तो 13 मिनट में पेशेंट कंप्लीट एम्प्टी, 13 मिनट ही है आपके पास उसके। इसलिए हर एक पेशेंट में ब्लड रिजर्व करना ही करना है और हीमोस्टेसिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, बहुत बार ब्लैडर वगैरह भी इंजूर हो जाता है, तो हर एक ऑब्स्टेट्रिशियन को ब्लैडर सुचरिंग भी आना चाहिए। कैसे करते हैं ब्लैडर सुचरिंग, यूटेराइन आर्टरी लाइगेट कैसे करते हैं। बहुत बार बायलैटरल एंडोमेट्रियोसिस रहता है पेशेंट को, प्रेग्नेंट पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस को कुछ नहीं कर सकते, वो यूज होते रहता है, जनरलाइज यूजिंग रहता है। ऐसे समय पे आपको यूटेराइन ही बांधना पड़ता है या फिर कॉटराइज करते, कॉटराइज करने के बाद भी वो यूज होता रहता है, तो बायलैटरल यूटेराइन बांधनी पड़ती है इस टाइम पे। बहुत बार होता है, नए नए कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। एक बार हुआ था टोटल स्पाइनल, मतलब स्पाइनल देने के बाद तुरंत पेशेंट को हाइपोटेंशन हुआ, रेस्पिरेटरी अरेस्ट फॉलोड बाय कार्डियक अरेस्ट। तो उस समय मैंने इंटूबेट किया और मिडफेरेटरी से सीपीआर शुरू किया, लेकिन ऑब्स्टेट्रिशियन और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे। हमारा पहला दूसरा केस था, ऑब्स्टेट्रिशियन ने सीजर करने के लिए मना कर दिया, पेशेंट वाज इन कार्डियक अरेस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन जाके दूर कोने में खड़ा रहा, ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं हुआ उसका, लेकिन 10-15 मिनट के बाद उसका हार्ट रेट वापस आ गया, उसका रेस्पिरेशन वापस आ गया। आधा पौन घंटे बाद मैंने पेशेंट को एक्सट्यूबेट किया, फीटल डॉपलर से उसका हार्ट रेट फिर से हम लोगों ने देखा, नॉर्मल था। उसी दिन सेकंड इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने वो सीजर अंडर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया सक्सेसफुली किया। मदर वाज फाइन, बेबी वाज फाइन।
लेकिन वो टाइमली मैनेजमेंट चाहिए। इस समय कार्डियक अरेस्ट में टाइमली मैनेजमेंट, और उस समय अगर ऑब्स्टेट्रिशियन बेबी की डिलीवरी करता तो नहीं कुछ परेशानी होती है और फायदा मिलता हम लोगों को, कार्डियक आउटपुट बढ़ता पेशेंट का और जल्दी रिकवरी होती। ये सब पेशेंट का खर्चा भी बच जाता, जगह अदर इंस्टीट्यूट पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब ऑब्स्टेट्रिशियन को क्लियर रहना चाहिए कि कार्डियक अरेस्ट है तो हम लोगों को 5 मिनट के अंदर बेबी को बाहर निकलना ही निकलना है, ठीक है। अगर वो नहीं इम्प्रूव होती है, उसको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है मदर को, अगर वो नहीं सर्वाइव होती है तो बेबी भी जाता, मदर भी जाती। लेकिन लक अच्छा था कि दोनों सर्वाइव हो गए और अच्छे से हो गए बाद में डिलीवरी। तो ऑब्स्टेट्रिशियन को ये पता रहना चाहिए कि हाइपोटेंशन होने के बाद या फिर कार्डियक अरेस्ट होने के बाद भी बेबी अगर जल्दी निकालेंगे तो उसका बेनिफिट मदर को भी होने वाला है और बेबी को भी, और मोस्टली एनेस्थेटिस्ट को होने वाला है। Any other questions, callers? कुछ भी क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं, अगर वो बेसिक भी रहेगा बहुत तो भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सर इन बच्चों ने इतने केसेस देखे नहीं हैं, तो इसलिए भी कई चीजें उनके लिए मतलब नहीं जैसे हो आपने सकती। बताया ना 1-2 साल बाद प्रैक्टिस करने के बाद नहीं, ये भी आपका तो नहीं है। हुआ है थोड़ा। और फिर भी कुछ बेसिक्स पूछना हो बच्चों तो प्लीज। सिर्फ पीजी स्टूडेंट के लिए ही मैंने इतना बेसिक लिया है, अदरवाइज सिर्फ एनेस्थेटिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन के लिए रहता तो अलग सेशन रहता। ये हम लोगों ने बाद में चेंज किया, जब आप लोग बोले सिर्फ पीजी स्टूडेंट ही है तो बाद में उसको चेंज किया है। ये तो बहुत फास्ट टॉपिक है, ये सिजरियन सेक्शन ही बहुत फास्ट है, पूरा एक बुक है इसके ऊपर, फिर भी हम लोगों ने समराइज करने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी आपको अगर अलग सेशन चाहिए, कॉम्प्लिकेशन, हाउ टू मैनेज इमरजेंसीज इन ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया, तो हम लोग अलग सेशन अरेंज कर सकते हैं ऐसे एक दिन, ठीक है। अगर आपके दिल्ली इंस्टीट्यूट आपको परमिशन देती है फिर से सेशन लेने की तो कर सकते हैं हम लोग अरेंज। कुछ गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में भी सर से क्वेरी है तो पूछ सकते हो। पूछ सकते हैं, गाइन सर्जरी सब पूछ सकते हो। मैं कार्डियक के लिए भी देता हूँ एनेस्थीसिया, क्रैनियोटॉमी के लिए भी, तो आपको वास्ट कहाँ से भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई डाउट होगा, कोई एक्सपीरियंस होगा, या कभी किसी इमरजेंसी को आपने टैकल किया होगा तो समझ लेंगे। सब लोग नए हैं इसलिए हाँ नहीं। यही सर प्रॉब्लम हो रही है। सर आप अगर अपना ईमेल आईडी शेयर कर दीजिएगा तो अगर बच्चों को कुछ क्वेरी हो तो मेल में, मतलब आफ्टर रीडिंग देयर टॉपिक इफ दे फाइंड सम क्वेरी कर सकते हैं। हाँ तो वो आप दे दीजिए। दे दिया मैंने मेरा मेल आईडी। पूछ सकते, कभी व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी पूछ सकते हो। जब टाइम फ्री रहेगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा जब फ्री हो जाऊंगा तो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। आई एम श्योर द लेक्चर वाज वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल द स्कॉलर्स एंड इतना 2-3 घंटे लगातार बोलने के लिए सर मतलब वी आर रियली थैंकफुल, वी आर ग्रेटफुल फॉर यू। एंड सर सुजाता मैडम सो हाँ, इसलिए मैम ने बताया था कि आपको इन्फॉर्म कर दे कि मैम से ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है सर, और ओके देन वेरी वेल विल कॉन्टैक्ट अगेन एंड इफ स्टूडेंट वर्किंग फॉर अदर टॉपिक लाइक लेबर या और कोई टॉपिक तो आई विल इन्फॉर्म यू सर। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू सर, वी आर एंडिंग द सेशन। यस, थैंक यू सर।